लिफ्ट नहीं मार रहे हैं या हम उनके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे इस देश का बहुत बड़ा समुदाय जो फॉरेस्ट पर और जमीन पे टिका हुआ वो बिलख रहा, अपने अपने तरीके से बिलख रहा है वो पूरा का पूरा। तो इन बिलों के अंदर क्या आया है, इसके अंदर मैं फॉरेस्ट वाले को ले लूं पहले कि इसमें क्या किया है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूरी तक डिफेंस का कोई भी काम चलेगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जमीन आप छीन लो और बना दो। 100 किलोमीटर में पंजाब इधर पूरा आ रहा है, राजस्थान का बाड़मेर जैसलमेर का हिस्सा और ये करीब करीब गंगानगर का पार्ट और ये आ रहा है, गुजरात का काफी पार्ट आ रहा है। इस तरीके से 100 किलोमीटर में नॉर्थ ईस्ट तो करीब करीब पूरा आ रहा है चाइना के बॉर्डर पर। तो वहां पे कहीं भी आपको डिफेंस का कोई काम है, चाहे रेलवे लाइन है, सड़क है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये करो तो आपको कुछ नहीं करना, ये इस बिल में फॉरेस्ट वाला में आया है। अब दूसरा इन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट के मामले में क्या हुआ था कि पहले एक मतलब इन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से पेड़ लगाए थे नहर के किनारे और सड़कों के किनारे। तो पहले का जो बिल थे उसमें बड़ी कट्टरपन था, थोड़ा कड़कपन था कि भाई इसको भी लो, तो परमिशन ले करो। इन्होंने कहा सड़क चौड़ी कर रहे हैं, इन्होंने लगाया, काट लो कर लो, नहर करना कर लो, तो इसमें काहे की टांग है, इनकी कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ। तो वो जो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट था उसको भी इन्होंने छूट दे दी भाई चलो। तीसरी ये बात की कि जो इंडियन पेनल कोड के तहत जेल होने के प्रावधान थे उन सबको हटा दिया कि फॉरेस्ट में तुम्हें कोई जेल वेल का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, तुम्हें ठीक है कोई पैसे पेनल्टी भरनी हो तो भर देना, ऐसा कुछ प्रावधान उसमें कर दिया। जब ला बढ़ेंगे, बिल अभी आया है, पास होगा कल जो है संसद में, देखो कितना होता है क्या होता है। लेकिन हम अपने माइंड सेट से कुछ बातें सोचेंगे, हमें बढ़ना किधर है, कि आदिवासी कहाँ है, किसान कहाँ है, इनका क्या संयोग है, वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसका एक मॉडल कैसे ला सकते हैं। क्या हम खेती करने वाले लोग इन फॉरेस्ट में बैठे लोगों का कोई संपर्क बना के उनसे जुड़ सकते हैं। ये जा करके इनकी अपना एजेंडा, आरएसएस एजेंडा फैला करके अपने तरीके से ये कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मकड़जाल इसमें चल रहा है। फॉरेस्ट वाले में दूसरे में ये कहा कि भाई फॉरेस्ट का खुद का अपना इंटर है, उसके अंदर कोई लफड़ा है तो मकान बनाना करना, उसमें तो एक पेड़ भी काटने में बड़ी समस्या थी, तो वो है कि इसमें छूट दे दी। चंदन के पेड़ के बारे में बताते हैं कि चंदन की डाली नहीं तोड़ सकते थे, चंदन का पेड़ लगाना भी मना था, जो अब लगाना शुरू किया। चंदन के पेड़ में, क्योंकि मैं परसों, मेरा एक दोहिता है स्वीडन गवर्नमेंट में डिप्लोमेट टाइप की पोस्ट है, उसके पास में ट्रेड वगैरह, तो वो चंदन लगवा रहा है इधर जैसलमेर में। तो मुझे कहा ना अपने भी वो पार्टी अगर बात करूं मैं, वो अपने चंदन लगा दे, तो मैं कहा यार देख ले। फिर मुझे ये बिल पड़ा तो मुझे आया कि यार चंदन का मामला क्या, ये इंटरस्टेट क्यों लग रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग क्या बड़े सोए हुए लोग हैं, जो घटनाएं घटित होती है उसकी बहुत लेट पता लगता है। मेरे जैसा सचेत रहने वाला आदमी को भी मैं इतना, क्योंकि एक तो मैं वन मैन आर्मी हूँ, फूल कुमार जी की तरह हम संघर्ष, एक तरफा ही संघर्ष है हमारा, क्योंकि टीम बनती है, फुल फ्लेज वर्क होता है, पीछे काम होता है, तब तो कोई बात, कोई डेटा लाता करता। मीडिया के लोग हैं जो अपने तरीके से बातों को परोसते हैं, वो उनका कहने का तरीका अलग होता है, उनको सफाई पेश करने की आदत होती है, वो अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो फॉरेस्ट की 100 किलोमीटर वाली रेडियस के अंदर जो भी आएंगे उनके खेतों का क्या होगा, पंजाब की खेती का क्या होगा, लगभग पूरा पंजाब आधे से ज्यादा उसमें कवर होता लग रहा है, और हरियाणा तक तो शायद नहीं पहुंच पाए, राजस्थान का काफी भाग उसमें कवर होगा जमीन के मामले में। तो डिफेंस के लिए और पीपीपी के लिए तो लैंड का पहले इन्होंने कर ही दिया था, लेकिन उसमें एक्वायर का थोड़ा था, लेकिन डिफेंस वाली में तो पूछना ही नहीं है। बाद में ये सजाएं वगैरह कम करने का प्रावधान ये है ही। कुल मिलाकर के इनका असेसमेंट और पूरा का पूरा ये जो है, फिर ये आया था कि एक वो आदिवासी भी, मैं एक वीडियो सुन रहा था, नेता जुड़ा हुआ था उड़ीसा से, वो बार बार कह रहा था कि हम फॉरेस्ट को मां मान रहे हैं, हमें बहुत है, हमें बहुत प्रेम है, हम फॉरेस्ट के रखवाली करने वाले हैं। तो उसने एक आइडिया ये दिया कि भाई आप इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और पुलिस को और हमारे बीच क्यों घुसा रहे हो, हम तो पेड़ वैसे नहीं काटते, तो आप इनके अंदर क्यों ये कानून बना बना के कर रहे हो कि ये कब्जा रखेंगे करेंगे। इनको ये भगाना है, इनको जो भी आदिवासी है। अब आदिवासी भी क्या है कि ये एबनॉर्मल है,
जैसे मणिपुर में कुछ कह रहे हैं साहब ये अफीम की खेती कर रहे हैं, बर्मा से मिले हुए हैं, फलाने मिले हुए हैं। इधर इन्होंने ईसाइयों के कुछ चर्च वगैरह है, इनकी खुन्नस है, तो ईसाइयों वाली और ये वो हिंदू का एजेंडा फैलाने वाला मुद्दा साथ का साथ में के मार्ग पर चल रहा है। और ये बिल पास हो जाएगा तो वो काफी कुछ इनको फॉरेस्ट में एंट्री का अच्छा खासा प्रोविजन, क्यों बॉर्डर के हिसाब से घुस लेंगे, 100 किलोमीटर में रोडें बढ़ाने के नाम पे, सर्वे करने के नाम से, एंट्री होने के नाम से, ये सारा कुछ उसका हो जाएगा। दूसरा ये बिल लाए हैं, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे, अपने अपने व्यू देना। दूसरा ये बिल लाए हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो टेबल है, बिल तो काफी 5-7 पड़े हैं, लेकिन जो टेबल पे रखे हुए हैं वो बिल में डिस्कस कर रहा हूँ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल के अंदर इन्होंने वही वहां कब्जा करने की सोची है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इन जड़ी बूटियों में उसमें भी ये प्रावधान कर दिया कि कोई जड़ी बूटी तोड़ेगा फोड़ेगा तो उसको सजा नहीं होगी, कुछ पैसे दे करके वो सिविल का मामला बना दिया, जो क्रिमिनल मामला था उसको हटा करके। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो जड़ी बूटी मतलब आयुष से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमने कुछ छूट दी है। उनकी लोनिंग फैसिलिटी भी है, वो जड़ी बूटियां लाएंगे, कुछ दवाएं बनाएंगे, आयुर्वेद को बढ़ाएंगे, करेंगे, इस तरीके से इन्होंने अपना कहा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इस आयुष और आयुर्वेद में जो भी डिग्री होल्डर्स हैं या जो भी डॉक्टर हैं इसके, उनको हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। मतलब तो 90% लोग आयुर्वेद की इस डिग्री में, अब तो काफी लोग दूर से भी हैं, लेकिन पहले संस्कृत के मार्फत होता था इनका ढांचा। संस्कृत जो पढ़ता था वो आयुर्वेद पढ़ता, पाणिनि के हिसाब से इन्होंने ढांचा बना रखा था। तो ब्राह्मणों को कई करीब करीब आयुर्वेद का कब्जा ब्राह्मणों के पास में था। तो उसके बाद में इन्होंने ये कुछ लोग, हमारे लोग भी अब डिग्रियां करने लगे, आए वो आयुर्वेद की डिग्री है तो वहां है, लेकिन हमारे वाले तो क्या है कि आयुर्वेद की डिग्री करके एलोपैथी में सुई लगाने लगे कि पैसे की तलब रही। तो हमारी यूनिट नहीं है, हम सिस्टमेटिक नहीं है, हम कहाँ से जड़ी बूटी लाएं, कहाँ घोटें, कहाँ च्यवनप्राश बनाएं, इस तरीके से हुई। तो उसमें इन्होंने उन लोगों को कुछ अलग छूट दी है कि भाई जाओ तुम जड़ी बूटियां ले, तो हमें कुछ नहीं, इस तरह की होगा। इनके ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में भी इन लोगों के ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाई कर देंगे, उसमें संस्कृत वाले से लेकर के कि ये इसमें घोड़ा, ये काढ़ा बनाया, ये फलां बनाया, यानी एक रोजगार का मॉडल इसमें आ रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को आप साथ साथ सोचिए, दोनों के अंदर इन्होंने टूरिज्म डाल दिया। तो वो जो एमएलए था, अभी बिल चूंकि डिस्कस होना, और भी हम इनमें देखें विपक्ष कैसे बोलता है या हाँ हूं में, ये तो पास कर देंगे। लेकिन उस आदमी ने ये कहा यार ये टूरिस्ट वाले अंदर जाएंगे इको टूरिज्म के सिस्टम पे, तो ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, वहां गाड़ी घोड़े जाएंगे और वो वातावरण दूषित करेंगे। तो टूरिस्ट के पे के अंदर डाल दिए इन्होंने। और उसके पीछे इन्होंने ये सारा ये लिया कि कार्बन सिंकिंग के लिए ये जो कुछ भी है ये हम कर रहे हैं, तो इसमें ये भी सोलर वगैरह लगा देंगे, कर देंगे। कुल मिलाकर के फॉरेस्ट में एंट्री करने का जो है वो विकल्प ढूंढ रहे हैं और बिजनेस करने की एक कवायद ढूंढ रहे हैं। क्यों, जमीन के अंदर तो है, वो इनको पता है कि कौन सी चीजें पैदा हो रही है, कर रही है। तो हम कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खाई जाती है। इसलिए करीब करीब किसानों वाला मामले की पोल तो इनको पता है कि इनको जमीन लेनी है, इससे ज्यादा तो ये इनका माल तो कभी ले लेंगे, पेक के मार्फत ले लेंगे, एफपीओ के मार्फत ले लेंगे, एफपीसी के मार्फत ले लेंगे, और जैसे तैसे भी ये ले लेंगे हमें। जड़ी बूटियां क्योंकि उनका कोई धनी दौरी नहीं है, आदिवासी घूम रहे थे इसके हिसाब से थे, तो ये बालकृष्ण और रामदेव के लिए पहले पहले 2 साल पहले और इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसी टाइप का हुआ था इसमें बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन थोड़ा चूक जाता तो फिर आ जाता। अब इन्होंने क्या है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी का एक एजेंसी बनी हुई है, ऑथोरिटी बनी हुई है। उस ऑथोरिटी को ये पावर दे दिया कि स्टेट ऑथोरिटी से आप परमिशन नहीं भी लो तो भी आप चले जाओ कहीं भी कुछ करने के लिए, जड़ी बूटियां आपको लानी है तो ले आओ। यानी सेंटर का डायरेक्ट कब्जा हो जाए स्टेट का, यदि फॉरेस्ट पे या इस पे बायोडाइवर्सिटी पे, या इनके क्या है कि एक आदिवासियों का पैसा करके जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर इनकी ग्रामीण कमेटी होती है, वो कहती है कि भाई ये उनके निर्णय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की भी होती है। उनके पावर भी इन्होंने उसमें थोड़े न्यूट्रलाइज कर दिए, क्योंकि वो स्टेट लेवल का मामला था, तो इन्होंने सेंटर का वो पावर दे दिया नेशनल अथॉरिटी को। वहां नेशनल अथॉरिटी डायरेक्ट पीएमओ से इनसे ये लिंकअप करती है। तो ये 2 बिल जो है वो इस मामले में आए।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाला हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो अपना पैक बना रहे हैं, उन्होंने लगभग कब्जा हो चुका है और उन्होंने चल रहा है उनका युद्ध स्तर पे, डेटा सारे इनके पास आ चुके हैं और कोई ऐसी पीछे बचा हो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कोई बात किसान के लिए पीछे बच रही हो, जिसके अंदर किसान अपने आप में सो कॉल्ड मालिक मान करके जरूर उस खेत में बैठा है, वो मजदूर की फॉर्म में अपना काम कर रहा होगा तो ठीक है कि भाई चलो, लेकिन इनडायरेक्टली मार्केट का कैप्चरिंग पावर, स्टोरेज पावर, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन पावर, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये सब इनके हाथ में इनके आ गए हैं। और टूरिस्ट का पूरा तंत्र इन्होंने इंडिया में 50 डेस्टिनेशन खोल के, तो टूरिस्ट सीता रूट और रामायण रूट और बुद्ध का रूट और इस तरह से ये रूट बना रखे हैं, जहां इन्होंने अपनी होटलें स्थापित कर ली, जहां इन दुकानें की है तो उन लोगों को, आरएसएस के लोगों को अलॉट करके उसके हिसाब से सेटअप खड़ा कर लिया। अब किसान एक तरफ खेत में खड़ा है, फॉरेस्ट वाला आदमी फॉरेस्ट में भागदौड़ कर रहा है, उसके पीछे पुलिस डंडे लेके, और ये मणिपुर टाइप की जो है एक्सरसाइज हो रही है, इनको इतना टेरराइज कर दिया जाएगा कि दूसरा स्टेट इसमें कोई ज्यादा करने की नहीं रखेगा। अब चूंकि कुछ बातें ऐसी है कि जिसको हम बहुत ज्यादा कहें तो भी रिजल्ट भी कुछ नहीं है, फायदा भी नहीं है, लेकिन थीम की बात में इसमें थीम यही डाल रहा था कि हम कैसे आदिवासियों के साथ में मेल मिलाप करें और हमारे साथ जो खेतिहर मजदूर है उनके साथ हम अपना कैसे लाइजन बनाएं। ये जाति का समीकरण या ये कोई ऊंच नीच का समीकरण, इन बातों को छोड़ करके वक्त ये आ चुका है कि खेत में काम करने वाले एथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी जो उजमा के ग्रुप वाले जो बात कहते हैं उसी बात को मैं आपके बीच में डाल रहा हूं कि हमें उन लोगों से वापस उस लाइन ऑफ एक्शन पे, सामाजिक सहकार का, जैसे मैंने कल भी मेरा सेशन था वहां नागौर में, तो हम उस लाइन पे बढ़ेंगे कि जो हमारे खेती के सहयोगी हैं, जो हमारे एलाइड पर्पज पे काम कर रहे हैं या हमें कुछ न कुछ हैं, तो उनसे हमें ऐसे वो भाव नहीं रखने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से, चाहे बड़े भाई को गम खानी पड़े उस हिसाब से हो। और दूसरा मैं चाह रहा हूं कि आदिवासियों को यदि आप साथ नहीं लेंगे, चाहे पैकेज में है वो लोग, लेकिन वो अपनी एक यूनिटी, अपना एक तरीका, अपनी एक छाप, किसान को उसके साथ में किस तरीके से लिंक बैठाया जाए, इस बात के ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वरना क्या है कि इस देश का जो ढांचा है टोटली कॉर्पोरेट ओरिएंटेड होकर के और कुछ ही लोगों के हाथों में जा चुका है, और हम उस स्थिति में नहीं है कि हम एक मजदूर की हैसियत से ज्यादा कुछ रखने की है नहीं। नौकरियों में भी जो फौज का कंसेप्ट था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, जैसे पिछली बार मतलब बिल पेश हुआ था, इस बार भी राजनाथ जी ने एक बिल पेश किया है, वो फौज संबंधी है, ये फौज पे भी इनडायरेक्ट कब्जा अपना रखना चाहते हैं। उसमें कारण क्या है कि फौज से ये इनको बहुत बड़ा एक इनकम है, फौज की इनका राफाल खरीदा, अभी ड्रोन ले आए 30, और इसमें अच्छा इस गवर्नमेंट का नहीं, बाकी की गवर्नमेंटें भी चलाती थी ऐसे, लेकिन वो नंगा नाच नहीं था, अब की बार थोड़ा ज्यादा है, आप उसमें 4 गुना पैसे में मिलाओ तो ले आओ और अपना वही करके इस तरह से करके, और मीडिया इन बातों को उठा नहीं पाता है, कई मजबूरियां हैं, हम लोग सिर्फ एक बंद कमरे में बैठ के या इस वर्चुअल मीटिंग में दो बातें कर लेते हैं, अपना दो साथियों तक ये बात पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ जो लोग जुड़ते हैं वो अच्छे माइंडसेट के लोग जुड़ते हैं, और उसमें हमें कुछ ऐसा विशेष बात देखने को आती है। तो मैं अब वीरेश जी से चाहूंगा कि वीरेश जी आप अपने व्यू पॉइंट रखें कि मैंने जो बातें कही उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, आदिवासियों से मिलना, मजदूरों के साथ में मेलजोल करना, और आने वाले टाइम के साथ में हम कैसे अपने किसान को केंद्रित करते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि किसान जो है वो एक्चुअली बात को समझ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा, वो अपने आप में सो कॉल्ड मालिक मान रहा खेत का, उसको पता नहीं खेत में जो चीज पैदा हो रही है उसका मालिक दूसरा है, तो तू इस जमीन का घूमने वाला मालिक, उसके मायने क्या है तुम्हारे। क्योंकि यह बातें अपन ने कल मीटिंग में डिस्कशन की, हमारा जो भी वीडियो है हमने बात कही कि हम किसान की एक कैटेगरी बना दें, तो उस कैटेगरी को नहीं बनाएंगे तो अब तक नहीं आ पाएगा। तो वीरेश जी अपनी बात को रखिए। जी हनुमान राम का
का है वो हमें कदम कदम पे केवल परेशान किए। वीरेश जी, आपका माइक ठीक नहीं, शायद आप ट्रेन में है। आप ट्रेन में है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ डीपी सिंह जी, आप अपनी बात को, आपने पूरी बात सुनी है मेरी, इसकी विवेचना करिए। मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरा तो अभी शुरू हुआ है सुनना। हाँ नहीं, जो मैंने बात कही वो आपने सुनी नहीं। हाँ, चलो, राम नारायण जी भी लेट मैं आए। भी गाड़ी में हूँ। टाइम फैक्टर की मेरे साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। मैं टाइम के मारे मैं में भी मुरादाबाद जा रहा हूँ। कई लोगों से लड़ चुका हूँ टाइम के मामले में, लेकिन अब जो भी है, तो मैं भंवर जी को नहीं लेना पाऊंगा। ये गवर्नमेंट मशीनरी के आदमी हैं, वो अपने हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो मैंने जो भी बातें कही है उसके हिसाब से। तो फूल कुमार जी, आप क्या सोचते हो कि हम आपके उस उजमा के मॉडल को आदिवासी, मजदूर, किसान और किस तरीके से हम इसको कर सकें, आप इस पे अपना करें। क्यों, आपकी आज मीटिंग भी होगी शायद, मेरे क्या नेट की प्रॉब्लम रहती है, वरना जुड़ेंगे, लेकिन आप शाम को देखना लोगों के साथ बात करते हुए कि हम इनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और क्या व्यवस्था। बिल तो बनते रहेंगे, कानून है, बदलते रहेंगे, लेकिन क्या एक व्यवस्था कायम हो सकती है इसमें। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। मैंने आपका पूरा एंड टू एंड सुना सर। और जो ये बिल लेके आ रहे हैं 100 किलोमीटर वाला, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। हद मार के 20 किलोमीटर बहुत होता है, 10 किलोमीटर भी बहुत होता है। अगर आपको कोई वहाँ पे कैसी भी यूनिट स्टाफ आर्मी की कोई कैंप या कैंट वगैरह लगाना है, तो उसके लिए तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ये स्पेशल अनोटेशन क्यों करी गई है, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है। तो ये तो आई मीन चाहिए भी तो 10 किलोमीटर हद मार के बतेरा होता है, इतना ज्यादा तो 100 किलोमीटर का क्या मतलब है, समझ से बाहर बात है ये। और दूसरा, जो जंगलों के बारे में जो चीजें आ रही हैं, औषधियों में जो इनकी एंट्री करवाई जा रही है, ये भी वही है कि मेरे ख्याल से जो ये आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद को आप कुछ ऐसे ही मानो कि सारे का सारा जो, जब भी जिसने भी सीखना शुरू किया होगा, उसने कहाँ से सीखना शुरू किया होगा, वहाँ पे ये कोई भी क्रेडिट नहीं देते। असल में जिसको हम अपने ग्रुप में सर छोटू राम की लैंग्वेज में फंडी बोलते हैं, ये सबसे बड़े क्रेडिट चोर होते हैं। ये आपका कंसेप्ट चुराएंगे, आपका फॉर्मूला चुराएंगे, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं देंगे। अब जैसे ये जो मूर्ति पूजा नहीं करने का कंसेप्ट था आर्य समाज में, ये बेसिकली उठाया गया हमारे खेड़ों से, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। उसको एक स्टोरी बना दिया गया कि मूल शंकर तिवारी को जो है शिव जी की मूर्ति के आगे चूहा प्रसाद, उसका प्रसाद खाते हुए दिखा, तो उसको प्रेरणा हुई कि ये चूहा तो ये मूर्ति तो इस चूहे से अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकती, तो मेरी क्या रक्षा करेगी। मतलब वो कंसेप्ट घुमा के वहां पे ये दिखा दिया, लेकिन जबकि बेसिकली वो सारा कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, हमारे खेड़ों से। और यही रीजन था कि आर्य समाज नॉर्थन राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह में सबसे ज्यादा फैला। नहीं तो वहां क्यों नहीं फैला गुजरात में, जबकि वो गुजरात का था। तो यही काम इन्होंने आयुर्वेदा में कर रखा है। हमें क्या करना होगा कि हमें क्रेडिटिंग क्लेम करनी होगी। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने कुछ तो फॉर्मूले निकाले। बचपन में मेरी दादी मेरे पैरों पे क्या करती थी, जब हमारे कभी चोट लग जाती थी, तो वो नीम की छाल का, सरसों के तेल का और मोम का कुछ एक घोल बनाती थी। और वो ऐसा घोल होता था जैसे ये बीटाडीन होती है, और वो गजब से मतलब वैसे ही चोट को ठीक कर देता था जैसे ये बीटाडीन करती है। अब अगर मान लो वो घोल बनाते हुए किसी ने, इन फंडियों ने देख लिया मेरी दादी को, तो ये उसको फार्मूला का उठाते थे और अपना आयुर्वेदा के नाम पे चमकाते रहे। बेसिकली इनको जब तक क्रेडिटिंग पे चैलेंज नहीं करेंगे कि तुम्हारा क्रेडिट क्या है इन चीजों का, कि तुम इनकी ज्ञानी हो, सारा सब कुछ तो ये खेतों में से चुरा रखा है। जो खेतों में लोग आम फार्मूलों पे काम करते हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी में जो इलाज के तरीके ढूंढ रखे थे, सारे वहां से उठा करके डॉक्यूमेंट करे बैठे हैं ये। इनका अपना क्या है इसके अंदर। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, लीगल का तो वही है सर कि जब तक अपने लोगों को, आप वाली बात बिल्कुल सच है, सोए पड़े हैं, सोते रहने की आदत है। वो सोते रहने की आदत नहीं है, असल में वो बेचारे थके होते हैं। फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क दोनों अलग हैं। फिजिकल वर्क में आप एक छत के नीचे बैठ के काम कर सकते हो, आपको धूप की चिंता नहीं, सर्दी की चिंता नहीं, गर्मी की चिंता नहीं। लेकिन जब आप फिजिकल वर्क में निकलते हो, तो आपको खेत में, गर्मी में, सर्दी में, पता नहीं कैसे कैसे मौसम में और किन किन हालातों में आपको रातों को, दिन को कहाँ खड़ा होना होता है।
तो उसकी जो थकावट का लेवल होता है वो हमारे लोगों को आधा सुसुप्त तो वो वैसे ही बना देता है। तो वो उनकी भी गलती नहीं है, वो हमारे काम का नेचर ऐसा है। तो उसमें से लेकिन अब जो ख़ास बात हो रही है, हमारी चिंता कहाँ होनी चाहिए? वो जो किसानी कर रहा है, जो प्योर 100% किसानी में, वो तो रहेगा ही ऐसे। लेकिन जो हमारे जैसे पढ़े-लिखे आ गए बाहर, चाहे वो शहरों में आ गए, चाहे वो विदेशों में आ गए, वो लोग इन चीज़ों पे सर क्यों नहीं जोड़ रहे? वो लोग अपना फ्री टाइम इन चीज़ों पे क्यों नहीं लगा रहे? वो जो वर्कफ़ोर्स हमारे पास आके बनी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन फंडियों की मार्केट बन के रह गई है। कंज़्यूमर बन के रह गए हैं कि धोख जोत के नाम पे, फंड पाखंड के नाम पे फलाना आज ये यात्रा कर लो, वो यात्रा कर लो, सारे पैकेज निकाल रखे हैं और इनको ये शहरों में जो हमारे लोग बैठे 90% को इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमें जहाँ फ़ोकस करना है वो ये सेगमेंट है हमारे वाली। आप जैसे वीरेश सर जैसे या जितने साथी यहाँ जुड़े हैं, हम जैसे कितने हैं जो ऐसे इस तरीके से ही चिंता कर रहे हैं। बस यही है सर सारा कि जब तक ये मोबिलाइज़ेशन हम नहीं करेंगे और उज़्मा शायद इसी के ऊपर लगी हुई है कि थोड़ी बहुत जो भी मोबिलाइज़ेशन हम कर पा रहे हैं लोगों को, जो हमारे पढ़े-लिखे लोग अंडर द रूफ वाले वर्क में आ चुके हैं, यानी कि माइंड मैं फूल कुमार जी आदिवासियों पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा और एक थोड़ा सा मैं एक आधा मिनट ही ले लूं। ये जो आदिवासियों पे हाँ कह दीजिए आप, फिर मैं आदिवासियों पे एड्स मेरा ज़्यादा एक्सपोज़र तो नहीं है सर। या तो अभी जैसे आपके सेशन में सुना है या थोड़ा बहुत जो भी टीवी वगैरह में देखा है वही है। उनकी रियल ग्राउंड प्रॉब्लम्स तो नहीं पता है, या फिर अब जैसे मणिपुर में जो हो रहा है उसके बाद से थोड़ा बहुत एक्सपोज़र हो रहा है। और ये बिल्कुल आपकी बात सच है, ये कानून सीधे-सीधे उससे रिलेटेड हैं। वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है और लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं है, मणिपुर में एक और भी मामला है। जैसे हरियाणा में इन्होंने आते ही 35 बनाम 1 किया था, या इन्होंने मुज़फ्फरनगर 2013 से सारा ये इनका एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम बना के निकले थे। लेकिन बाद में उसको जाट बना मुस्लिम बना के अपना पल्ला झाड़ के अलग निकल गए। वो जाटों पे लगा दिया सारा सिस्टम। अब ऐसे ही फिर फरवरी 2016 हरियाणा में किया। अब ये वहाँ मणिपुर में एपिसोड कर रहे हैं। बल्कि ये जो बंदा है ये रिपीटेड ऑफेंडर है। एक साइको क्रिमिनल है ये बंदा। 2002 का मॉडल इसका गोधरा का वही तो है। वहाँ पे लिया, फिर उसके बाद इसने मुज़फ्फरनगर में लिया, फिर हरियाणा में लिया, अब वहाँ पे लिया है। और हरियाणा में तो धक्के से तोपा था। हरियाणा में तो जब जाट आरक्षण आंदोलन के टाइम पे लोग आराम से सड़कों पे बैठे ही तो थे। वो कोई मार-काट या कोई दंगा थोड़ी कर रहे थे। वहाँ तो 35 बनाम 1 के नाम पे वो फ़ौज आरएसएस की लाई गई थी और वो उनके ऊपर थोपी गई थी। यही काम अब मणिपुर में ये सिर्फ़ ये कानून वहाँ इसके पीछे नहीं है। उसके वहाँ मणिपुर में तो 6 महीने से भी ज़्यादा से काम चल रहा था कि कैसे जिनको टारगेट करना है उनको कैसे टारगेट करना है। बट दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे इनके हाथों से मामला कंट्रोल से बाहर इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ पे लोगों ने थाने, पुलिस सब कुछ कंट्रोल में ले लिया और सब कुछ जड़ा फूँक दिया। और एक और ख़ास बात, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसीलिए उसका शोर यहाँ यूरोप की कंट्रीज़ की संसदों में, ईयू में और यूके में कल एक और हुई है, यहाँ तक आया है। वो इसलिए क्योंकि क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे। तो है कुछ इसमें बहुत गड़बड़ है और इन कानूनों से संबंधित तो है ही मामला बहुत कुछ। नहीं, मैं देखो इसको आपको पूरे वर्ल्ड लेवल के थीम के ऊपर चिंतन करने की भी बात कहता हूँ, क्योंकि आप अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करें। वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी लीडरशिप है, जो भी पावरफुल लीडरशिप है, उनमें चाइना एक अपने अलग तरह का ट्रेड ओरिएंटेड माइंडसेट से काम करता है, युद्ध के नहीं करता। बाकी पुतिन उठा लें, बाइडेन का अपना कंसेप्ट उठा लें, दूसरे देशों का उठा लें, उसी लाइन में कहीं धीरे धीरे कई देश लाइन में खड़े हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से लेकर के। कल हम डिस्कशन कर रहे थे एक ग्रुप में, तो ये जो मॉडल आ रहे हैं ना, इस मॉडल में ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर कॉरपोरेट का इनडायरेक्ट नाच कराने का जो मेथड है, वो लोग इस तरीके से नचाते हैं कि इस टाइप के लोग मिल जाते हैं और पब्लिक दे देती। अब पब्लिक को क्या है, जैसे अपन ये कर रहे थे कि भाई ये लोग कैसे एक जगह हो जाए ताकि सुखी हो जाए, आदिवासी मिल ले, किसान मिल ले, मजदूर मिल ले, ये 3 ग्रुप यदि हो और ऐसा एक मॉडल हो जिसके अंदर एक भाईचारा स्थापित किया जाए, जिसमें अब ये इन लोगों का दोष हम इसलिए नहीं देते कि इनको वोटों की संख्या चाहिए, ये अपने लेवल पे करें, लेकिन सिविल एक्टिविस्ट जो हम लोग बैठे हैं, हम अपने हिसाब से अपना टाइम राउंड द क्लॉक 24 आवर आप भी लगे रहते हैं, मैं भी लगा रहता हूँ, उसमें लगभग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे इस बात पे लगे रहते हैं, इस बात के लिए
सिविल एक्टिविस्ट आदमी को भाईचारा बढ़ाने के आगे कोई हम इनकी क्रिटिसिज्म की मेथड पे ही नहीं जाए मान लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम भाईचारा बढ़ाने का कोई रोल मॉडल दे सकते हैं? आदिवासी हमारे साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करें, आदिवासियों के साथ में हम कैसे मेल जोल बढ़ाएं, मजदूर के साथ में हमारा पुराना भाईचारा जो 90 साल पहले का था उसको कैसे वापस उसमें आप जो बात कहते हो अपने प्लेटफॉर्म पे वही बात कहते हो जनरली वो कह सकें। और जो आप कह रहे थे ना कि ये क्रेडिट वाली बात, उस बात पे मैं ये कहूं कि एक्चुअली क्या है कि क्रेडिट का इन्होंने फॉर्मूला बना दिया कि कोडिफाइड करिए आप नॉलेज को, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ठीक है। कोडिफाइड में झगड़ा ये है कि हम तो अपनी आवाज से बक देते हैं और वो उसका ही घोटते हैं और उसका ही कहते हैं, ज्ञान पूरा वो एकदम ही बांट देते हैं। जब ये सीबीडी का बिल आया था तब हमने ये बात उठाई थी, इंटरनेशनल लेवल पे उठी है। सीबीडी के बिल जो है 3 बातों पे टिका हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन किया जाएगा, पहला मुद्दा, सस्टेनेबली उसको यूज किया जाएगा। तीसरी बात ये आई थी कि भाई बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे ये जो भी हैं जड़ी बूटी दूसरे तीसरे हैं उनको यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं और उसके अंदर यदि बेनिफिट हो रहा है तो इक्वली शेयर किया जाएगा। तब हमने कहा कि इक्वली शेयर में अच्छा ट्रेडिशनल नॉलेज उसका हिस्सा था। हम ये बात को उठा रहे हैं कि हमारे फोर फादर्स ने इस पौधे को कंजर्व किया तो हमें कहाँ मिला, हमें शेयर कहाँ मिला इक्वल। हमारे फोर फादर ने इसको कंजर्व किया, ब्रीड किया, तुमने सिर्फ इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, इसको सिर्फ जीन्स डाला कोई और एक नई तरीके से आपने कुछ एक नई वेराइटी क्रिएट कर दी, इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं, जीएम भी कह सकते हैं, आपने इसके आगे कुछ नहीं किया। तो इन सब बातों के ऊपर तो वो जो बात यदि हम सोचें तो ये मुद्दा ये यहां आकर के टिक चुका है कि हम किसी भी बात को यदि कह दें लेकिन हमारी मूर्खता के, भोलापन के या कोई भी हम इस बात को कह सकते हैं तो उसके अंदर हम कहीं न कहीं लिपटे पड़े। क्यों? हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज तो हमने बांट दिया पहले, हमारी जमीन के ऊपर हमने उसको परमिशन भी दे दिए, तो ये गलतियां करने वाले लोग भोगेंगे। आदिवासियों को जैसे ये कुछ एक 370 71 वो कुछ धाराएं हैं जिसके तहत हम थोड़ी एंट्री होने में माथा फोड़ी है, वरना तो हम कभी चले जाते हैं उन आदिवासियों को। अगर सरकार नहीं भगाती तो ये हमारे माफिया, वो माफिया ये भगा देते, वहां होटलें बनाकर। अब ये टूरिज्म इसके अंदर एंटर करने का इसमें प्रोविजन है, तो फॉरेस्ट में हमारी एंट्री जा रही है। अंतरराष्ट्रीय कुछ ऐसे दबाव हैं, कुछ ऐसे समझौते हैं जिससे थोड़ा बहुत हमें उसमें वो करना पड़ता है कि हम ये नहीं ये करेंगे, उसको घुमा के बात करेंगे। ये एक मुद्दा इसके अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई बात रखें तो ठीक है, वरना मंजीत बंगाल से जुड़ा है और ये काफी घूमता रहता है, उधर पोस्टिंग है सीआईएसएफ की और आदिवासियों के बीच में ही वीआईपी के साथ में इसकी ड्यूटी भी रहती है। मशीनरी के नाते हम उनको और तो ज्यादा नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन हाँ वीरेश जी बोलिए। हनुमान जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, आप बोलो। हाँ बोलो बोलो जी। मैं इस मामले को 3 तरह से उठाना चाहूंगा। जो बिल आ रहे हैं ये बिल ओवरलैप करते हैं, जो पंचायत राज का हमारा कानून है उनको ओवरलैप करते हैं, वायलेट करते हैं। तो अभी या भविष्य में जब भी इस तरह की स्थिति बने तो पंचायत राज एक्ट में जो प्रावधान है उनके प्रावधानों को लेकर के हम इन बिलों का विरोध कर सकते हैं। ये हमें इजाजत संविधान देता है, क्योंकि पंचायत राज एक्ट को समर्थन प्राप्त है संसद का। और ये जो बिल है ये ला रहे हैं गलत तरीके से 2/3 मेजोरिटी के बिना, केवल अपनी धिंगामस्ती के बिल हैं, जबकि पंचायत राज एक्ट जो है वो विधिवत पारित हुआ कानून है, उसमें इनकी बेईमानी रही उसे लागू ना करने की। तो अगर हम अपनी फाइट शुरू करते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि पंचायत राज एक्ट का वायलेशन कोई भी कानून कर नहीं सकता और उसका उस तरह की व्यवस्था संविधान में है भी, अगर इसको हम गहराई से जाके देखें तो अगर हम उस मोर्चे पे जाके फेस करते हैं इन चीज़ों को पंचायत राज एक्ट के मोर्चे पे, तो वहाँ हम इनको परास्त कर सकते हैं, इनको डिफीट कर सकते हैं। दूसरी बात आई थी, आपने कहा कि हम किस तरीके से इंडिजिनस को इस मामले में साथ ले सकते हैं।
तो यहाँ रोल होता है हमारी खापों का और हमारी यूनियंस का। जो हमारे सबसे बड़े सामाजिक संगठन हैं उनको हम इंस्पायर करें इसके लिए, और जेएनयू वगैरह में जहाँ इनके सेंटर्स हैं इंडिजिनियस के, जो इनके लीडर्स वहाँ हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट करके हम इन लोगों से टाई अप करें और टाई अप करके इनके बीच में कोलैबोरेट करके और एक मोर्चा संयुक्त इनका बनाया जावे। इस तरह ठोस प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि अर्बन नक्सलाइट इन्होंने पहले ही नाम दे दिया, और वो नाम इन्होंने बड़ा सोच समझ के दिया है। इन्हें जहाँ से खतरा होता है उसी चीज को ये नोक करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही नोक किया है अर्बन नक्सलाइट, और अर्बन नक्सलाइट तो बनना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जो हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं जो सोच रखते हैं इन चीजों की, इन पे पकड़ रखते हैं अपनी, उनको थोड़ा एग्रेसिव होके आगे आना पड़ेगा, और एग्रेसिव होके चीजों को कहीं लाइजनिंग करनी पड़ेगी, कहीं रोल निभाना पड़ेगा एक्टिव, और कहीं अपनी सक्रियता जो है वो समझाने बुझाने में लगानी पड़ेगी। ये मुद्दा है और इस पे हम पूरा फोकस करें। दो तरह के बनते हैं हमारे मोर्चे, एक तो इंडिजिनियस का मोर्चा बनता है, और दूसरा जो यानी जिनके हाथ में जो संपदा के मालिक हैं, रियल संपदा के, जो जंगल संपदा है, और दूसरा हम प्लेन्स के रूरल्स हैं जो मैदानी भागों में रहते हैं, जिनके पास खेती है। इन दो पे इनकी नज़र है, और पैनी नज़र है बहुत सारी। अदरवाइज तो बात ये ब्लू कॉलर्स और वाइट कॉलर्स के बीच आ जाती है सीधे सीधे। वी द रूरल्स आर नोन एज ब्लू कॉलर्स, एंड दीज जो अर्बन्स हैं ये दीज आर नोन एज वाइट कॉलर्स। भाई सारी वाइट कॉलर्स के पास ही प्रॉपर्टी है। पिछले समय से अगर देखा जाए आज़ादी के बाद से जो आर्थिक संपन्नता हासिल हुई है वो वाइट कॉलर्स को हुई है। ब्लू कॉलर्स तो परेशान ही है, तब से ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब इन्होंने समझ लिया कि ब्लू कॉलर्स के पास जो अलादीन का चिराग खेती और वन के रूप में है, इस अलादीन के चिराग को कैसे हथियाया जाए, इस बात को लेकर के इनकी सारी स्ट्रेटेजिक जो है वो रणनीति इस समय चल रही है, और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज ये बना रहे हैं अपनी। तो इस पे इसको फेस करने के लिए हमें दो ही रास्ते सूझते हैं। एक तो हम अपने उस कानून को लेकर आए, पंचायत राज कानून को, कि भाई ये दोनों कानून आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इस मोर्चे पे लड़ाई लड़ी जावे। और दूसरा मैंने आपसे बता दिया कि हम जो है किसान वाले मोर्चे पे और इंडिजिनियस की एकता करके किसी तरीके से, और वहाँ हम लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। मेरी समझ में तो ये बात आती है। बाकी हनुमान राम जी आपको जो नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भाईचारा पहले प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। हमारा बेसिक थीम ये है कि इस पृथ्वी पर जो मानव है वो शांति से जिए, आनंद से जिए, मस्ती से जिए। लेकिन उसके अंदर फाइट के माइंडसेट से हमेशा क्या होता है कि सरकार ही जीतती है। ऐसा आप कहीं भी कर लो। हम ऐसे, जैसे मैं सामाजिक सहकार के भाव को लेकर के चल रहा हूँ, मॉडल को लेकर चल रहा हूँ। कल भी अपना उस मीटिंग में काफी डिस्कशन रहा, और भी मैं कहता रहता हूँ। दिल्ली में भी उन्होंने मुझे एक ऑफर दी है इसके लिए कहने के लिए, तो मैं जो भी टाइम शूट होगा जाऊंगा। मेरा मतलब ये है कि जितना हम इस वनरेबल ग्रुप को, किसान, मजदूर, आदिवासी, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ही रीढ़ की हड्डी है। 64% बजट का इसका जितना पैसा है, रेवेन्यू आता है सरकार के पास में, हमारे से आ रहा है। तो हम इसको फाइट में नहीं जीत सकते। हम इस बात का अवेयरनेस ऐसा सिस्टम खड़ा करें कि भाई देखो ऐसा है कि हमारी ये जो है, कोई आए तो आए, लेकिन सरकार की दखल के बीच में जो आपने बात कही वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंचायतों को इन अधिकारों से बाहर, पैसा का एक्ट की मैंने वर्णन किया था, इनकी कमेटी बनी हुई है आदिवासियों की, हम उनको बुस्टअप नहीं करते या उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारे दिमाग में जैसे राजस्थान का ट्राइबल बेल्ट का जो एमएलए होता है वो बेचारा अलग थलग ही पड़ा रहता है, उड़ीसा वाला अलग थलग ही पड़ा रहता, हम इनको लिफ्ट ही नहीं मारते। वो तो सरकार तो नहीं मारे थे, मारे ये नीचे से आते हैं। तो दोनों का एक ज्वाइंट एक्शन, प्रेम भाईचारा बढ़ाने के अंदर हमें एक चिंतन टाइप खड़ा करना चाहिए कि देखो भाई, तुम्हारी पेड़ पौधों के ऊपर निर्भरता है और मेरी जो है फसल और जमीन के ऊपर निर्भरता है। हम इस पृथ्वी पे निर्भर हैं, चाहे पहाड़ की पृथ्वी है, चाहे मेरी प्लेन की जो मैदान की पृथ्वी है। हम सिर्फ किसान की पार्ट, वही किसान ही है, वो लकड़ी ले आते हैं और कुछ करते हैं। यानी अच्छा, दूसरा ग्रुप जो आपने वो उसको व्हाइट कॉलर कह दो कर दो, वो सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के या हमारी मेहनत को लेकर के या हमारे टैक्स को लेकर के जी रहा है। तो ये तो कॉमरेड ने, मार्क्स ने, सबने कह दिया, पहले ही कह दिया।
लेकिन इन बातों को हम उसमें गहराई में जाने के बजाय क्या हम इनमें भाईचारा ले सकते हैं? भाईचारा जब आता है तो वोटों की एक डायरेक्शन बनती है, सत्ता का डायरेक्शन बनता है, उनको एक झलक होती है कि यदि इनको छेड़ेंगे तो हमारी सत्ता हाथ से चली जाएगी, तो इनके अधिकारों को यहीं रहने दो। तो ये एकता का और भाईचारा का जो कंसेप्ट है वो लाने का प्रयास हमें अपने उस दिशा में करने की ट्राई करनी चाहिए। ऐसा मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि भाई हम उस बात को हम लाएं, क्योंकि लिखा पढ़ी हड़ताल ये चीजें आउटडेटेड हो चुकी है, ज्ञान नहीं है कौन सा बिल आया, किसने आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। संयुक्त मोर्चा बनाया जाए और संयुक्त मोर्चे के जरिए जी संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, इनका इंडिजिनस का और फार्मर्स का, इन सब का जो ये ग्रुप्स हैं काम करने वाले, इनका एक संयुक्त मोर्चा बना के और लड़ाई को उसी तरीके से लड़ा जाए जैसे किसान आंदोलन के दौरान हमने फाइट की। भाई वहाँ वैचारिक लड़ाई जो है उसी ने हमें जीत दिलाई है और वैचारिक लड़ाई को हमें तार्किक चीजों को मजबूत करना चाहिए, यही तरीका है इसका। सही कह रहे हैं आप। चलो ठीक है अबलाल जी, आप बड़े लेट आए, हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया मैटर के ऊपर और हम चाह थे कि आप एज ए पैनलिस्ट वर्क करें, लेकिन आपका बिजी टाइम था। मंजीत भाई आप अपने कोई व्यू पॉइंट दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आप बंगाल से हैं, जितना टाइम दे पाए तो। मंजीत। सर नमस्कार सर। मैं दरअसल कुछ ज्यादा सोच के नहीं आया, मेरा विचार आप लोगों को सुनने का ही है। आप जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सामाजिक सहकारिता की बात की तो उस पे मेरी आपसे बात हो गई थी, उस दिशा में मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपसे सीख के, और मेरा उद्देश्य आज आप लोगों को सुनना है, तो मैं अपनी तरफ से कोई सबमिशन मेरा है नहीं इस विषय पे। चलो ठीक है, आप मशीनरी के हिस्सा भी है इसलिए हम आपको ज्यादा बावर्जी आप लेना भी नहीं चाह रहे थे। मेन बात ये थे कि आप बंगाल में लगे हुए हैं, पोस्टेड हैं, कोई विशेष बात हो। मोटी मोटी ये बिल आए थे, एक फॉरेस्ट का आया था, एक बायोडाइवर्सिटी का आया था, इस पे अपन ने कुछ बातें डिस्कस की। डीपी सिंह जी आप अपना व्यू पॉइंट दो। क्यों डीपी सिंह जी, सुन रहे हैं आप मुझे? शायद गाड़ी में चल रहे हैं, वो कह रहे थे गाड़ी में चल रहा हूँ, इस हिसाब से। हाँ कोई आपकी बात कोई रखो कोई। फिर एक नरवान जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं ले लेता हूँ, फिर लाल जी को लेता हूँ। जो ये 100 किलोमीटर वाली बात आपने बताई है, ये अभी नजर में तो आई नहीं। ये बिल रखे गए हैं, ये सीधे सीधे रखकर पास हो जाते हैं, पहले इनका कुछ प्रचार प्रसार होता है? प्रचार प्रसार तो खूब हो लिया, लेकिन अपने को पता नहीं लगा। इन्होंने अपनी कमेटी है उसमें आ गया कर गया। कल देखो कितना बिल रखा हुआ है टेबल पे, कब पास होता है वो आगे की कहानी है वो। तो इसमें हमने अपने मेन जो वीरेश जी ने जो बात कही, डीपी सिंह वीरेश जी ने जो बात कही, उस बात में काफी दम था। पंचायतें क्यों नहीं कर रही है? ग्राम पंचायतों को क्या पड़ा है कि वो अपने रिसोर्स को, अपने फॉरेस्ट को, अपने लैंड को, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को सारों को बिखेर के फेंक रही है? तो पंचायतें कर क्या रही है आखिर? क्या ये कमाई का जरिया सरपंच बना के और ये लूट खसोट का ही काम है, और भी कोई काम इनके पास? ये जो बाय रोटेशन हुआ है ना, एक चुनाव लड़ लिया, अगली बार लड़ नहीं सकते, एक तो ये दिक्कत। वो समझते हैं थोड़े पहले 1.5-2 साल तो विपक्ष उसे होश नहीं लेने देता, और 1 साल वो काम ठीक से करते हैं, 2 साल बाद उनका बुखार उतर जाता है और उनकी रुचि कोई रहती नहीं है, ना गांव वालों की रहती है ना किसी की रहती है। पंचायतों का सिस्टम तो बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल जीरो समझ लीजिए, कोई रुचि नहीं है, सारा नौकरशाही का कब्जा हो गया है। ये सब अर्बन टाइप बना दिए हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जैसी है ना, अब तो इनका वो स्वरूप बना दिया इन्होंने। अब वो स्वरूप नहीं रहा है जो पहले था। तो पंचायतों के भरोसे तो रहना ही नहीं है, बेकार है। पंचायतों को कोई पावर ही नहीं थी, और जो डीबी है वो कह दिया कि भाई जब मंत्रिमंडल तय करे, जब विधानमंडल तय करे, तो विधानमंडल ने आज तक कोई पावर ही नहीं दी ने, और हमारे जनप्रतिनिधि जानते ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठाता। 36
MLC स्थानीय निकाय सजाते हैं। मैंने तो अपने जीवन में 30-35 साल से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हूँ, 2 शब्द नहीं सुने किसी MLC ने, किसी स्थानीय निकाय वाले ने पंचायतों के बारे में कोई बात कही हो। तो ये एक की बात नहीं है। अब जो ये बिल संसद में चल रहा है, हमें अपने जनप्रतिनिधियों को 2-4 को समझाना चाहिए था कि भाई वो इस तरह से इसके ये फायदे हैं, इसके दुष्प्रभाव हैं, इसके लिए तो ये आवाज उठाओ। धन्यवाद। नहीं डीपी सिंह जी, पूरा देश का तंत्र के पंचायतों के भरोसे हम नहीं रहे। खाप इतना लंबा चौड़ा क्या वेटेज रखती है? ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर रही है। सिविल सोसाइटी वाले आधे जेल में सड़ने लग गए और गवर्नमेंट की मशीनरी की अपनी बंदिश है, कोई वो कुछ कह नहीं सकते। मीडिया के पास में कोई पावर नहीं है, वो सब लुट चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा। आखिर कौन सी ऐसी जड़ी बूटी लाए कि ये जो कुछ भी बदलाव हो रहा है कॉर्पोरेट ओरिएंटेड हो रहा है, ये आएगी, कांग्रेस आएगी तो भी लगभग यही काम करना पड़ेगा इनको, और कोई नया कहानी नहीं है इनके पास में। वो धीरे हाँ बस इतना ही फर्क है। और हाँ वो स्लो मोशन हलाल और झटके वाली कहानी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। कोई सोचे कि भाई हम कोई पंचायत राज के, हाँ तो अब ऐसी परिस्थिति में कौन सा काम किया जाए? राउंड द क्लॉक मेरा महीने में 4 दिन है, मैंने एक ग्रुप को दे रखा, नेचर ह्यूमन सेंट्री ग्रुप है, उनके साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ। बाकी मैं 26 दिन मेरे प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ। 4 दिन मेरे संडे के ये मीटिंग है, 1 दिन मेरा महीने की मीटिंग है जो मैं बाहर जाके किसी में करता हूँ। शाम को 5 दिन मैं ट्विटर पे कोई जैसे BBC दिन पर होता उस तरह से मैंने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत दिन पर के रूप में मैं कहीं कहीं जुड़ता हूँ। यहाँ नेटवर्क कानून आ रहे हैं, कहाँ पीछा किया जाए? करना पड़ेगा, नहीं किया जाए तो आपके बच्चों को कैसे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कहाँ पीछा किया जाए तो आप कर क्या रहे हो बताओ मेरे को। आप जो हम लोग हैं भाई, मैं मुझे ये बताओ कि एक अकेला आदमी या 4 आदमी या 40 आदमी इस बात को कैसे, हमें अवेयरनेस ही तो करनी है भाई। न तो हम लड़ाई की बात करते, न हम विवाद कराना चाहते, न हमें वोट लेने। हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि भाई 1-2 ग्रुप बन चुके हैं, एक हमें लूटने वाला और कॉर्पोरेट का और वो कंसेप्ट है, एक ये, तो ये संगठित क्यों नहीं है? ये संगठित हो तो संख्या में तो ये ज्यादा है। आदिवासी और किसान मिले तो 80% 90% बनते हैं। ये तो पीछे बचता ही क्या? कुछ नहीं बचता इनके पास में, अर्बल नक्सल को या कुछ भी को, इनको बचता कुछ भी नहीं है। क्या इनके हित कॉमन नहीं है? क्या इनकी बातें कॉमन नहीं है? कानून में तो कॉमन बोल रही है भाई, तुम्हारा जो माल छीन रहे हैं मेरा भी माल छीन रहे हैं, तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी के तहत जड़ी बूटी जा रही है, फॉरेस्ट जा रही है, और तुम्हारा फॉरेस्ट में भी झगड़ा पड़ रहा है। तो ये आखिर क्या कौन करेगा इसको? क्या यूं फेसबुक पे 2 लाइनें लिखने से थोड़ी समस्या हल होती है। हम एक संसद के, जैसे मेरा शैडो कैबिनेट चलता है, हम कैबिनेट के ऊपर पूरी नजर रखते हैं। और मुझे कोई 2-3 घंटे 4 घंटे तो मुझे लगाने पड़ते हैं, मान लो फ्री हूं, लेकिन मीटिंग में एक तो 500 आदमी सुने, एक 5 आदमी सुने, मीटिंग का भी टाइम नहीं, लोगों के पास फुर्सत नहीं, या आएंगे तो लेट आएंगे। उसके अंदर जब तक क्यों मैं टाइम 1 मिनट भी इधर उधर करता नहीं, क्यों मैं किसी व्यक्ति के लिए टाइम करूं? आप भी अपना टाइम मैनेज रखिए, हमें कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। इस तरीके से तो ये बिल्कुल मामला जो है बिल्कुल टिपिकल हो रहा है। और जिस हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी का मामला नहीं है, ये लूट खसोट का मामला है। गरीब की चीज को लूटने के लिए, गरीब के पास था ही क्या? जमीन थी, फॉरेस्ट था, इसको लूट की बात है। अब लूट की बात है, वो कानून है, तो हम उसमें क्या करें? तो ये है मुद्दे की बातें। इसलिए इसमें हमें तो नरवान साहब आप अपना परिचय भी दे दीजिए और अपनी बात को रखिए। काफी टाइम से आपने सुना है, क्या आपके व्यू पॉइंट भी हमें पता लगे। नमस्कार हनुमान राम जी, वीरेश जी, फूल जी, डीपी जी, धाकड़ जी, मंजीत जी, जो भी लोग बैठे हैं। मैं जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरा गांव खेड़ी नरू है। अभी एट प्रेजेंट मैं बेंगलोर से बोल रहा हूं। मैं व्यापारी हूं। मेरा लिबर्टी शूज का बिजनेस है पूरे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में। मैं 40 साल से लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। बट गांव के रहने वाले हैं तो गांव में ही पले पड़े बड़े हुए। तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा था या
पहले 2016 में हमारे हरियाणा में जो जाट आंदोलन चला था, तो दोनों जगह पे हमने एक अहम भूमिका निभाई। और इस किसान आंदोलन में हमने और हमारे साथियों ने मिलकर 1100 से ज्यादा टॉयलेट बाथरूम सभी चारों बॉर्डरों पर बना के दिए। तो अपनी जमीन और इससे जुड़े हुए हैं, तो इसी सेवाओं के माध्यम से मैं चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत जी के साथ अभी मैं WTO जाके आया था पिछले साल, और वहां पे हमारा 10 दिन का सेशन था। उस सेशन में मुख्यतः हमारा जो काम था, एग्रीकल्चर को WTO ने ट्रेड में ले लिया था। तो हमारा वहां पे मैसेज ये था कि जो खेती बाड़ी है ये उन देशों के लिए तो ट्रेड हो सकता है जहां पे जो जोत है वो 2000 एकड़ है, 3000 एकड़ है या 5000 एकड़ है, बट हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति जो है हमारी 1.8 एकड़ मतलब 2 एकड़ की भी हमारी एवरेज नहीं आती है। तो ऐसे में हम कैसे ट्रेड कर लेंगे? मतलब एक गांव शहर का आदमी थोड़ा देश विदेश में अपनी फसलों को बेच लेगा। लेकिन उस कानून में जो एक प्रावधान था उसमें ये भी एक प्रावधान है कि अगर आप उसको सहमत हो जाते हैं उस एग्रीमेंट पे, तो फिर आपके देश की टोटल प्रोडक्शन का 15% बाहर से आपको लेना बाध्य हो जाता है। मान लो आप कोई भी गेहूं बाजरा या कुछ भी आप उगा रहे हैं, तो जितनी भी अपने देश की प्रोडक्शन है तो बाहर से आएगी। तो ऐसे में जो हम MSP के ऊपर यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब जिन देशों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और 15% वहां से हमारे मुल्क में आ जाएगा, तो MSP तो बहुत दूर की बात होगी। हमारे को जो हमारा अब जो मूल्य मिल रहा है वो भी शायद हमारे को मिलना नसीब ना हो। तो एक तो हमारा उसके ऊपर था कि जो भी हमारे कंसर्न आसपास के देश, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, एक रीजन श्रीलंका का हमारा ये बन रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सेकंड रीजन में हमारे ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सिंगापुर, इस प्रकार के देशों के जो भी वहां पे प्रतिनिधि जो आए हुए थे, हमने उनको कन्विंस कराया कि भाई हमारी छोटी जोत है, छोटी खेतबाड़ी है और हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसी में ही दक्षिण भारत से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे। उनका मछली पालन का विषय था। मछली पालन को भी वो लोग ट्रेड में कंसीडर कर रहे थे। मतलब एक व्यक्ति जो अपनी किस्ती में अपनी रोजी रोटी के लिए या घर परिवार चलाने के लिए जो भी मछली पालन करके आ रहा है वो अवैध घोषित हो रहा है, और एक आदमी बहुत बड़ा शिप लेके लाखों मछलियां लेके आ रहा है, वो वैध हो जाएगा। तो ऐसा चल रहा था। और आज की डेट में मैं थोड़ा सा, क्योंकि व्यापार से भी जुड़ा हुआ हूँ, खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ हूँ, और परिवार में राजनीति भी है, और मेरे चाचा जी फौज में भी रहे, तो मेरे पास एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि 4 प्रकार का अनुभव है मुझे अपने ही परिवार में। तो ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि आप जो थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को सुन पाया कि आप जो कह रहे हैं कि भाई गांव की जो पंचायतें हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। आज पंचायतों का ये काम हो गया है कि भैया कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वो वोट भी इसी नाम पे ले रहे हैं कि एक बार अगर मैं सरपंच बन जाऊं, फिर आपकी चाहे किसी भी प्रकार के वहां पे जो जंगलात जमीनें हैं उनकी, या चाहे वहां पे कोई भी उसकी किसी भी प्रकार की जमीनें हैं, उनको वो कैसे बेच के जो खर्चा उसने अपनी वोट पाने के लिए किया है वो चला गया है। इस मामले में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भाई एक कुछ जो हमारे समाज के सामाजिक संस्कार होते थे हम उनसे भटकते जा रहे हैं। और आज जिन विषयों पे आज आप बात कर रहे हैं कि जब जंगलात बचेंगे, हमारी जमीनें बचेंगी, आज एग्रीकल्चर में ही देख लीजिए आप, जो भी नए नए बीज आ रहे हैं, हमारी जो पुरानी बीजों की जो पद्धति थी कि भाई हम उसी से ही अपना बनाते थे, भी ये जो हाइब्रिड आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी सभी बीजों को खत्म कर देंगे। मतलब ये भी एक कारपोरेट का एक तरीका है बिजनेस को हड़पने का, कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज फिर आपको उन्हीं से ही खरीदनी पड़े, आप उन्हीं पे ही आश्रित हो जाए। मतलब जिन चीजों को हमें किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ता था किसान को। जी मैं वीरेंद्र जी आपको यहीं इंटरवेन करना, क्यों आप WTO पे गए हो, तो इसी पॉइंट पे मैं आपको वापस लाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं कि आज की तारीख में खेती पैदा करने वाला किसान है, उसका प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा कर दिया।
हवाई जहाज के तहत उड़ान योजना कर दी, रेल के मार्फत किसान कर दी, और जहाज के अंदर भी कर दिया कि आप बाहर भेजना चाहो एक्सपोर्ट तो भी भेज दो। और यहाँ पे एफपीओ खोल दिए, एफपीसी खोल दी, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का सहकारी जो है उसने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल का कंसेप्ट है कि दूध पूरा इकट्ठा करो, उस तरह से पूरी खेती का अनाज इकट्ठा करके और अडानी जी के गोदाम जो पंजाब में है वहां पे ले जाकर के नहीं, हमारे हरियाणा में भी, माफ करना, मेरे पानीपत में ही एक साथ में जगह है, वहां पे भी अडानी का एक प्रोजेक्ट आ गया था। हमारे हरियाणा में कैथल के पास ऑलरेडी बन रहा था जी। हाँ नहीं, मतलब इसको हम वहां पे विचार पे जाते हैं कि हम आखिर ये ना, युद्धवीर जी और आप जब WTO गए वो तो बात हो गई, 95 हो गई, ट्रेड में घोषित हो गया, एजुकेशन भी ट्रेड में आ गया, ये सारी चीजें तो इंटरनेशनल लेवल के इनके एजेंडा, हम वो छोटे पड़ते हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से सेंटर का जो सहकारी समिति का कंसेप्ट हुआ है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तहत अभी इसमें बिल है। इस बिल को मैंने थोड़ी देर पहले, आप थोड़े लेट आए होंगे, इसमें बिल पड़ा है अभी ये पास होगा। पास होते ही अमित शाह की पैक्स की जो सेटअप है वो आपके अनाज को ले जाके उनके गोदाम में डालेगी। एफपीओ का जो कंसेप्ट है वो भी गोदाम में डालेगा, फार्मर का गोदाम में डालेगा। यानी हम किसान के अंदर हमारा जो मार्केटिंग और ट्रेड का मॉडल, इंटरनल मॉडल था, उस मॉडल की सारी धाराएं ले जाकर के उस गोदाम की तरफ कर दी। और वो गोदाम से वो रेल और वो जो जितनी हवाई जहाज, जितने जहाज घेरे, वो सब कॉर्पोरेट के लिए नाम किसान का, किसान रेल नाम है, और किसान का एक दाना उसमें नहीं जाता, न तो उसमें टमाटर जाते हैं, न उसमें कोई चीज जाती। ये ढांचा तो है, ये दुनिया के ढांचे हैं, हम भी उसके पार्ट हैं, हम मतलब कह सकते हैं। आप इसमें क्या सोचते हो, युद्धवीर जी के साथ आप जुड़े हो, हम कई टाइम से बता रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। आप वीरेश जी से और मेरे से अलग से बात करिए, ये एक बहुत बड़ी आंधी और तूफान इस देश में आ चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव के पहले कंपनी के मार्फत इन्होंने कलेक्ट करने की बात सोची थी। 3 बिल थे, 3 बिल थे, ये कंपनी ओरिएंटेड थे, कंपनी एक्ट उसमें लागू था और ट्रेड का उसमें ढांचा था, और वो थे तो वो हमने उसको रोड़ा करके भगा दिए उनको। अब सेम 3 बिल है और तीन एज इट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक ऑर्गेनिक के ऊपर है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर है, और एक ये दूध का जो सेटअप है ना, उसी तरह से इन्होंने पूरा ढांचा खड़ा कर लिया कॉर्पोरेट में, उसमें कोऑपरेटिव में। अब क्या ये कहाँ गए हैं युद्धवीर जी, कहाँ गए? हम तो कह के थक गए। वीरेश जी को भेजा मैंने और कईयों को भेजा, फूल कुमार जी को भी कहा। मैंने कहा यार ये बिल आ रहा है, मैं क्या है कि पूरा ध्यान रखता हूं इन बातों पे कि कौन सा क्या है। तो इसके बारे में आप क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे कि या तो पता नहीं है आप लोगों को? नहीं देखो, नहीं, मैं आपको, मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन चीजों पे आप इतना व्याख्यान कर रहे हैं उतनी जानकारी वाकई में हमारे पास नहीं है। और वो एक हिसाब से आप इसमें जुड़ने का भी माध्यम वही है कि भाई जिन चीजों की जानकारी नहीं है, या जहां तक अपना ज्ञान है वहां तक तो ठीक है, आगे जो ज्ञान है, आप जैसे लोग जो इतने लंबे टाइम से इस पे फील्ड पे अपना काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उन्हीं से ही सीखेंगे हम तो इतना कोई बहुत ज्यादा व्यापक मेरे पास जानकारी या बहुत व्यापक मेरे पास ज्ञान नहीं है। आप युद्धवीर जी से बात करना। अब मैं वापस अपना, क्यों सेशन का टाइम लगभग फाइनल स्टेज पे है। वो साथी मेरे फॉरेस्ट के 2 साथी जुड़ गए, फॉरेस्ट का बिल था, लोग लेट आए, दोनों पैनलिस्ट थे हमारे आज की मीटिंग के। हम चाह रहे थे कि दोनों आप आपस में किस तरह से हमें लाइन कर दे। फॉरेस्ट ने कुछ बातें चेंज की है, संक्षेप में मैंने पहले कही थी। 100 किलोमीटर तक हमारे अभी पैनल में ये तय हुआ था कि भाई 100 किलोमीटर की क्या जरूरत है, 10-20 किलोमीटर से चला लेते। 100 किलोमीटर तक पंजाब जाएगा, पूरा राजस्थान जाएगा, बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात के कई जिले जाएंगे, जामनगर वगैरह, उधर जो भी है वो है। उसके अंदर कोई भी है जो, वो एक तो वो बात है, एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने क्या क्रिमिनल कुछ प्रावधान थे उनको इन्होंने सिविल में कर दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, फॉरेस्ट काटे थे, इतना उसको तंग मत करो, कोई दंड वंड दे करके उसकी जान छोड़ दो। और तीसरा, इन्होंने ये जो सोशल फॉरेस्ट्री का जो भी कंसेप्ट था, इन्हें रोड के ऊपर और इनके नहरों पे लगाया था,
तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई अब ये इसका कोई ज्यादा नहीं वाइडन करना तो क्या पूछना, इन्होंने पेड़ लगाए काट दो कर दो, 1:5 के रेशियो में वापस लगा दो कर दो, जो आप बढ़ाना आप बढ़ा दो। ये करते करते हमारे दिमाग में कुछ बातें ऐसे आई कि ट्राइबल जो एरिया है जहाँ फॉरेस्ट का बहुत बड़ा जमावड़ा है, वो लोग विरोध करते हैं, तो हम उनका कितना फेवर करें? क्या ट्राइबल को छोटे छोटे इनको किस तरीके से हम इसको कर दें? वीरेश जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, किस मुद्दे पे आप लेना चाह रहे हैं? मैं कि इसको वर्णन कर दूं फॉरेस्ट वाले को, फिर इन दोनों को सुन ले, फिर वाइंड अप करेंगे। आप कोई बात कहना चाहते हैं नरवान जी के संबंधी तो आपका शौक है, आप कह दीजिए, पूरी करिए। मैंने कह दी उसमें कोई नई बात और जोड़ो। वीरेंद्र जी से मैं वीरेंद्र जी से कहना चाह रहा हूँ कि वीरेंद्र जी और युद्धवीर जी, भाई एक बात को तो हम कहते हैं और एक वीरेंद्र जी और युद्धवीर अगर कहते हैं तो उस बात का वजन हमसे 10 गुना हो जाता है। कारण कि ये लोग वहाँ होके आए, जैसे WTO अभी होके आए हैं, ये इस आइडेंटिफिकेशन के साथ जब किसी चीज को बोलते हैं तो उस बात की ऑथेंटिसिटी बढ़ती, लोग आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है वीरेश जी, आप ट्रेन में हो, बात थीम पहुंच गई, जो बात मैंने कही वही आप कहना चाह रहे हैं। तो अब हरलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरलाल जी, फॉरेस्ट के मामले में जो जुड़ा था वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है वीरेश जी, आप प्रॉब्लम आ रही है। तो हरलाल जी आप अपना माइक खोलें, थोड़ा बहुत आपने टच किया हो तो, नहीं हो तो ये बिल आया हुआ है, जो मोटा मोटा मैंने ये बताया है उसमें ये है कि फॉरेस्ट की सोशल इम्पैक्ट के मामले में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट के मामले में खुली छूट दे दी। पैसा एक्ट है उसको साइड में कर दिया, आदिवासियों को कह दिया तुम यहाँ से साइड बाय हो जाओ, हम अपना विकास करेंगे। और जो बाउंड्री है इंटरनेशनल उसके 100 किलोमीटर तक का तो हमें आपको किसी को ही नहीं पूछना है, हम अपना काम करेंगे, आप अपने हमें देखते रहो काम को। ये मोटा मोटा सा आया है। जो क्रिमिनल जितने थे उनको सिविल में कन्वर्ट कर दिया गया। और चंदन की लकड़ी जो थी वो पहले कह रहे हैं कि वो लगाने में, चंदन रोपने की और चंदन की लकड़ी को कहीं भी तोड़ने का कोई ऐसा फॉरेस्ट में आपके साइड कोई प्रावधान था, उसकी भी अब छूट दे दी। चंदन बोवो और उसके अंदर कोई इनकम हो तो करो, आपके अपने खेत में भी बोवो तो। प्राइवेट जो है वो 4% है फॉरेस्ट, ऐसा उसके अंदर एक्ट की जो पहले की भाषा थी उसके अंदर मैंने पढ़ा। प्राइवेट लोगों के पास में उत्तराखंड वगैरह में उधर कहीं है, तो अपने कोई छूट दे दी, अपने खेतों में पौधे बो और बेचो करो, सारा कुछ थोड़ा बहुत है। अब बिल आएगा तो सुनेंगे, और होगा तो पढ़ेंगे करेंगे। लेकिन आप दोनों फॉरेस्ट के आदमी हैं और दोनों अपने हिसाब से हमें बताइए कि क्या ये सोशल इम्पैक्ट भी नहीं करना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी नहीं करना, पैसा भी नहीं करना, 100 किलोमीटर में एंट्री भी कर लेना, विकास के नाम पे आप किसी आदिवासियों को भगा लेना, ये सारी कंसेप्ट आ रही है। तो इस पे हरलाल जी आप क्या कहेंगे? फिर लाल सिंह जी तो आपका काउंटर करेंगे ही करेंगे, ये तो उनको हमारा अधिकार दिया हुआ है। तो आप हरलाल जी बोलिए, फिर लाल सिंह जी को। नमस्कार सबको। सर थोड़ा लेट हो गया था, मैं असल में बाहर था और सॉरी फॉर दैट। असल में क्या है सर कि अपना राजस्थान से बात करें या भारत से बात करें तो ये समवर्ती सूची का है, तो भारत सरकार का भी फॉरेस्ट एक्ट था और राजस्थान सरकार ने भी 1953 में अपना राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट बना दिया था। लेकिन उस एक्ट में कुछ कमजोरियां थी, तो भारत सरकार ने मई की कोई तारीख थी, मई 1980 में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ले आए थे। इंदिरा जी हुआ करते थे उस समय। तो उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में दो एक शानदार धारा लगा दी थी। उसमें एक तो ये था कि फॉरेस्ट की जमीन को अलॉटमेंट किसी भी पर्पज के लिए जो नॉन फॉरेस्ट्री हो तो भारत सरकार की इजाजत बिना नहीं हो सकती, और उसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान था। चाहे वो राजस्थान का या स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी उसका उल्लंघन करता है तो 15 दिन की जेल का प्रोविजन रख दिया था उसमें। तो ये उससे सारे अधिकारी, सारे पॉलिटिशियंस, सारे बड़े सेठ साहूकार, कॉरपोरेट्स जो जंगल को किसी न किसी रूप में खाते हैं वो सब घुटन हो गई उनके तो। और उन बातों को आज लगभग 42-43 साल हो गए, इसमें ये कुछ कर नहीं पाए। और शायद ये मुझे पक्का नियमों का, भारत सरकार नियम कानून बदलते कैसे हैं तो ये बदल नहीं पाए, इनकी कोई संख्या बल का नहीं पड़ा होगा चक्कर, स्टेट्स में भी हो और राज्यों भारत सरकार का भी हो और सब एक मिले और तब वो कानून में
संशोधन हो पाए, तो इसकी वजह से जंगल बचे, अलॉटमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे पर्पज होते हैं जंगलों में, तो बहुत कुछ है ना, सब कुछ साहब। तो वो चाहे वो माइनिंग का मामला हो, चाहे उसमें पेड़ काटने का हो, चाहे कोई डैम बनाने का हो, पॉजिटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी करेंगे तो कोई कोल निकालना हो, सब में सैंक्शन लेनी पड़ती है। अब वो सैंक्शन लेने का जो प्रोसेस लंबा हो गया, और फिर उसके बाद में राज्य सरकार और भारत सरकार कभी कभी मिल जाती थी तो वो थोड़ा लिबरल होकर के अलॉटमेंट कर दिया करते थे। तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ पड़ा कि भाई हमने इसको देखा है ठीक से, आपने तो इस एक्ट का मजाक बना लिया। तो अब ये क्या करेंगे कि अब भारत सरकार भी सीधे सीधे अलॉट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमेटी बना दी, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें रहता है, रिटायर्ड जज रहता है आमतौर पे, तो वो भी इस बात को देखेगा और उसके बाद में ठीक ठाक पाया जाएगा तो ही अलॉटमेंट्स होंगे। तो ये सब कठोर चीजें जो आई, और एक बाद में कानून इतने बनाते बनाते कड़क होते गए, वो पेड़ काटने वाली बात आ गई। तो राजस्थान में तो ये कर रखा अभी कि कोई जरा सा कोई पकड़ लिया ना, पेड़ का जंगल का काट करके ट्रक में डाल के जा रहे हैं, और जो लकड़ी का 4 मणी वजन हो तो वो ट्रक सीज हो जाएगा और कन्फिस्केट हो जाएगा। अगर वहां का एसीएफ चाहेगा, जो सबसे छोटा क्लास 1 अफसर होता है, वो चाहेगा तो वो कन्फिस्केट हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा, और कोई नहीं सुनता उसकी आमतौर पे। फिर बाद में सेशन जज में, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक अपील का प्रावधान जरूर है, लेकिन 99% मामलों में वो एसीएफ साहब के फैसले को मान लेते हैं और वो जरा सा अपराध में बड़ा सा दंड मिल जाता है। इससे पूरे सेठ साहूकार जो कंसर्न है, जंगल खाना चाहते हैं, पूरे नेता, पूरे बड़े बड़े अफसर, आजकल कॉर्पोरेट्स की बात कर लो तो भले बड़ी बड़ी बातें हैं साहब, जो छोटे लेवल पे ना होकर के बड़ी बड़ी हैं, जो हेक्टेयर्स में। फिर मैं इसमें क्या, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज बनी हुई हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और जिला लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी कुछ लोग मित्र हैं, और जो जिला लेवल पे हैं अथॉरिटी, उसका मैं मेंबर भी रहा हूँ 3-4 साल। तो मैं देखता था कि अब वहां उनको कुड़मड़ाते थे, उनको जीव दुख पता था कि ये सैंक्शन देने में बहुत जोर लगाते हैं, सारे कानून लगाते हैं, तो इनसे घुटन हो रही है इनके। तो उस घुटन का परिणाम है कि ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है अभी जो वाला। ये विलेज लेवल की भी बात बताओ, कोई कमेटी है क्या इसमें? विलेज लेवल की तो सर एक्चुअली विलेज लेवल कमेटी नाम है उसका, विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, VFPMC, विलेज लेवल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन VFPM एंड मैनेजमेंट कमेटी, विलेज लेवल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनी है। उसमें जनता का भी रोल है, और सेक्रेटरी उसका कोई सरकारी आदमी होता है, ताकि वो अपना हिसाब किताब रखे। लेकिन उनका भी कोई रोल थ्योरेटिकली रहा, प्रैक्टिकल कोई बहुत अच्छा रोल रह नहीं पाया, सच्चाई ये है साहब। तो उसमें भी नियंत्रण वास्तविक रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, यानी सरकार का ही रहा, सरकारी अधिकारियों का रहा, यूं कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन सब चीजों से इनको घुटन हो रही है पूरे सिस्टम को। मुझे एक छोटी सी घटना मैं अब लाल सिंह जी को ले लूं, घटना बाद में सुन, लाल सिंह जी को ले लूं, फिर आप उसको काउंटर करना। लाल सिंह जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार की मंशा, जो एक्टिविस्ट लोग, एनवायरमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को भगा करके फॉरेस्ट पे अपना कब्जा करके पूंजीपति फोर्स को खा जाएंगे, और इस स्थिति में होगा जो थोड़ा बहुत बच रहा था फॉरेस्ट, वो सारा खत्म होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सरकार जो है किस तरीके से फॉरेस्ट के मामले में क्यों उनको कर रहा है? उसमें मणिपुर का पार्ट भी वो कह रहे हैं कि भाई ये इसीलिए है कि इसको भगाना है यहाँ से। माइनिंग भी इनके नीचे, फॉरेस्ट के नीचे आ जाती है, ये बेचारे बैठे हैं, तो इनको क्यों प्रॉब्लम में डाल रही है सरकार? और ये जो क्रिमिनल कानून थे उन सबको हटा करके तो पैसे तो कॉर्पोरेट के पास बहुत है, वो लगाने वाला भी कोई होगा, 5,000 का टैक्स लगा दो और मौज करो जाओ। अब वो गाड़ी सीज नहीं हो, वही नहीं हो, तो इसमें आप क्या सोचते हो कि ये गांव के आदमी का सुख होगा, दुख होगा, कि ये गवर्नमेंट क्यों पंगा फैला रही है, इसका क्या इंटरेस्ट क्या है? लाल सिंह जी, देखिए, 2 पहलू हैं। जो आपने पहलू बताया है वो भी है, और एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये है कि ट्राइबल्स को तो एक एक्ट अभी अमेंडमेंट करके थोड़ा सा कह दूं, फॉरेस्ट का और पुलिस का भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल बताया। मैंने एक वीडियो सुना, फॉरेस्ट है, भ्रष्टाचार है,
और हाँ संसार की सारी चीजें सम्मिलित है, आप थोड़ा सुनोगे तो सब निकल जाएंगे, आप सुन तो लो। राजस्थान या किसी भी स्टेट में इंडिया में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए एक्ट बना दिया था, और अभी फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ट्राइबल्स के लिए जमीन जो उनके कब्जे में थी उनको देने के लिए उनको पट्टे जारी कर दिए थे। ठीक है, तो जो आपका ये क्वेश्चन है कि ट्राइबल्स को परेशान करने के लिए किया है, वो तो यहीं खारिज हो जाता है, क्योंकि उनको पट्टे देने के लिए फॉरेस्ट लैंड पर जो कब्जे थे उनको देने के लिए कई बहुत सालों से चलता रहा और उनको पट्टे दे दिए। अब हो क्या रहा था कि जब ये पट्टा देने की बात आई तो लोगों ने अनावश्यक जमीनें घेर के उसको फॉरेस्ट घोषित कराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो अमेंडमेंट हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि जो 80 के बाद और उसके बाद 96 के बाद अगर कोई फॉरेस्ट लैंड घोषित होती है उस पर एक्ट लागू नहीं होगा। और दूसरा आप जो कह रहे हो कि साहब वो 100 किलोमीटर तक ले लिया, आपको नहीं पता है हम थे फॉरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स होने लग गई थी फॉरेस्ट की वजह से। आपके बंकर बनने हैं, अभी बंकर तो 10-20 किलोमीटर में ही बन जाएंगे जो आप कह रहे थे, लेकिन आजकल ड्रोन आता है, ड्रोन के लिए 100 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप ड्रोन आता है और उसको बचाने के लिए, उसको एंटी काउंटर करने के लिए उन्हें जमीन पर अपना इस तरह का एक्ट का चाहिए, ताकि आप जो करते हैं कि साहब यहाँ तो बना ही नहीं सकते आप, ये तो फॉरेस्ट है, चाहे वो देश में घुस जाए लोग अपराधी, देश में चाहे टेररिस्ट घुस जाए, तो इसलिए उन्होंने बंकर वगैरह बनाने के लिए वो किया। तीसरा सोशल फॉरेस्ट्री का जो आपने एंगल बताया था कि सोशल फॉरेस्ट, आप देखिए चारों तरफ रोड्स बन रही हैं। आप कभी यूपी और या ये जो हमारे हरियाणा गए हैं, और हमारा भी ये दौसा में बना है, आप देखिए कितना चौड़ा चौड़ा कैसी रोडें बन रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए जमीन भी चाहिए और लैंड पे पेड़ है, कहीं भी 4 डाली होंगी तो हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इन जमीनों पर ट्रैक्टर तो चढ़ने अलाउड है नहीं सर, हमारे किस काम की सड़कें हैं ये? पहले सुन लीजिए, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं बंद कर दूं। नहीं, ये सड़कें हमारे किस काम की? जमीन में ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते। इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये डेवलपमेंट किसान के किस काम की है? ये सिर्फ व्यापारी की है। इसे अगर नहीं सुनना चाहते हो तो मैं बंद कर दूं। नहीं आप फूल जी इनको बात कहने दो, फूल कुमार इनको बात कहने दो। नहीं आप कहिए, आप कहिए करते रहो। नहीं आप अपनी बात कहिए, इन्होंने किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह दी, आप अपनी बात को कहिए। हाँ चलो लाल, मैं हरलाल जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो बात इन्होंने उठाई, ये बात मैंने गूगल में भी पढ़ी कि भाई 4 झाड़ी जहां खड़ी है वहां भी फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, और ऐसी स्थिति में जो है ये पट्टे वाली कहानी हुई या जो भी कुछ भी हुई ये कहानी हुई, और लोगों ने उसको फॉरेस्ट, तो उसमें कौन सा नुकसान हो गया? मान लो उसको 4 की जगह 40 होगा, कोई होगा कि एक तारबंदी होकर के किसी एरिया को घेर लिया, उसमें फॉरेस्ट मान लो डेंस नहीं है, 5 पेड़ हैं, 50 पेड़ है, और गांव यदि चाह रहा है कि भाई ठीक है ये जमीन पड़ी हमारी गायें चलेगी, मतलब इसको आप इंडस्ट्रियल एंगल से नहीं सोच के और इस एंगल से सोचें कि गांव का किसान, जैसे इन्होंने ट्रैक्टर की बात उठाई तो वहां ये बात भी उठे उसका पशु कहाँ है, उसका और भी कोई यूज होगा। तो ये इन बातों के अंदर ये सरकार का जो बिल आ रहा है वो भाई विकास के नाम पे आप गांव की दिनचर्या, गांव के लोगों का रहन सहन, गांव का कंसेप्ट, ये कैसे आप खत्म कर रहे हो, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? हरलाल जी। सर असल में किसी भी चीज को शुरू करने के लिए नाम तो अच्छे अच्छे ही लिए जाते हैं, इंटेंशन खराब ना हो। और जो बात यहाँ तक है कि गाय चर लें तो कहाँ दिक्कत है, विकास थोड़ा सा हो जाए तो ठीक है, रोड का जरा सा किनारा फॉरेस्ट में से निकल जाए तो कहाँ दिक्कत है, लेकिन वो रूल्स में लिबरल रूल्स बना करके फिर उस किस तरह से जंगलों को खत्म करने की बात आ जाती है, वहां गड़बड़ है, गड़बड़ वहां है सर। तो एक बार जैसे अभी ये बात बिल्कुल सही है, बंकर बनाने में तो बंकर बनाने की परमिशन मिलते देर नहीं लगती साहब। मैं बॉर्डर पे, मेरा जीवन करीब करीब पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां मैंने मसीतावाड़ी से शुरू किया था और गडरा रोड तक गया। 30-32 साल मैंने बॉर्डर पे काम किया है। लाल सिंह जी ने भी किया, मेरे से कम किया उधर, ये ईस्टर्न राजस्थान में रहे।
तो सर परमिशन मिल जाती है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अभी खेतड़ी में जो झुंझुनू में है वहां पर DRDO को 100 कुछ हेक्टेयर जमीन चाहिए थी फॉरेस्ट में, तो 6 महीने लगे, लेकिन वो अलॉट हो गई सर। अलॉट क्या, वो उनको काम के लिए दे दी गई, उसकी लीगल स्टेटस तो चेंज करते नहीं आजकल, फॉरेस्ट लैंड ही रखते हैं, तो इनकी परमिशन मिल जाती है। लेकिन ये परमिशन लेना ही नहीं चाहते ना, परमिशन की जो शर्तें हैं वो मानना नहीं चाहते, और वो तो अपनी वही बात है कि उनको दंडात्मक जो है जुर्माना लगा के छोड़ दो। तो जो अरबपति है उसके लिए 100-200 करोड़ रुपए जुर्माना देने में जोर नहीं आता। इसी तरह जो जिसने 4 पेड़ काट लिए उसको 100 रुपए जुर्माना देने में कहाँ जोर आता है। चक्कर तो ये है ना, इसलिए ये खतरा रहता है साहब। इसलिए इनका ये आसन्न खतरा तो ये है कि बहाना तो है ये कि आदिवासी दुख पा रहे हैं बेचारे, उनको थोड़ा सुविधा दे दो। बहाना तो ये है कि हमें बंकर खोदना है। बहाना तो सर इनको थोड़ा सा हो सकता है कि डेवलपमेंट के लिए तो रोड बना चाहते हैं, और कोई ग्वालिया हो बेचारा पशुपालक हो या कोई किसान हो छोटा मोटा अपना खेत का पेड़ काटना चाहता हो तो परमिशन दे जाए। सहारा तो बहाना तो है, लेकिन बाद में बड़ा बना लेंगे इसको। इसलिए बहुत एक मिनट में आपको लाल सिंह जी, देखो ये संसदीय भाषा में हम अपनी बात को रखें। कौन क्या कहता है, इट इज नॉट बोर्डर, बात हर एक की सही होती है, बात किसी की कोई गलत नहीं होती। बात मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि टूरिज्म का मॉडल फॉरेस्ट में आया, आप दोनों DF हो रहे हैं, एक बहुत बड़े पद पे आ रहे हैं, टूरिस्ट की एंट्री फॉरेस्ट में होने से क्या फॉरेस्ट के अंदर नुकसान नहीं होगा? लाल सिंह जी, ये मेरा सवाल है। यदि टूरिस्ट का कोई मॉडल एंटर कर दिया जाए अंदर, ये वाइल्ड लाइफ में भी जैसे ये जा रहे कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप कुछ भी को, कहीं प्लास्टिक थैलियां जा रही, कहीं कुछ जा रही, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका माइक खोलिए। हाँ मोली, देखिए फिर हैंड रेज है। हाँ खुला हुआ है मेरा माइक। देखिए टूरिज्म की बात कर रहे हैं ना, टूरिज्म कोई आज नहीं खोला है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म शताब्दियों से, जब से भी यहाँ टूरिज्म शुरू हुआ है राजस्थान में, तब से चल रहा है। वाइल्ड लाइफ के सिवाय फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ के सिवाय फॉरेस्ट में टूरिज्म दूसरा नहीं होता है। एनवायरमेंटल टूरिज्म होता है। एंटर कर रहे हैं इको फॉरेस्ट के नाम से। इको टूरिज्म खेत में भी होता है, मेरी झोंपड़ी में भी होता है। हाँ, वो ला रहे हैं, तो आप वो ला रहे हैं। दोनों ही बातें, इसमें कोई नयापन नहीं है। इको टूरिज्म तो खेत में भी होता है, घर पे भी होता है, नहर पे भी होता है, फॉरेस्ट में भी होता है। और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो शताब्दियों से खुला हुआ है। चलो वो है। बात एक और हो रही है। अभी आपने कहा कि साहब डेवलपमेंट के लिए ये कोना आ जाए, रोड का कोई बात नहीं है। आप देखिए ये जो फ्रांस में रहते हैं या जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्हें पूछिए, उनका रोड स्ट्रक्चर निकाल दो, वहां जमीन ही नहीं है। जब आप डेवलपमेंट भी चाहते हो, आप कहते हो हम तो विकसित बनेंगे, और विकसित भी हो गए आप और रोड भी नहीं बनाओगे। आप देख लीजिए, रोड इतनी बनेंगी जब विकसित होंगे, आप जब आपके घर के सामने होकर रोड होगी, और इतनी रोड हो जाएंगी कि आपकी जमीन आधी तो रोडों में जाएगी, तब विकास होगा। विकास ऐसे नहीं हो जाता है। आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो विकास में रहो या आदिवासियों में रहो। चलो ठीक है, मैं अब फुल मैं कह रहा हूं कि विकास को हम अपनी लाइफ लाइन के ऊपर नहीं बर्बाद करके नहीं कर सकते। ये एक सिविल एक्टिविस्ट का व्यू पॉइंट हो। फूल कुमार जी, आपने हैंड रेज का कोई बात? पूरा यूरोप रोड से घिरा हुआ है और वो लोग, हाँ ठीक है, वो बात आ गई, आपकी बात आ गई। हाँ फूल कुमार जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर ने जो बात कही है, यहाँ किसी भी रोड के ऊपर ये रूल नहीं है कि उस पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते। पहला पॉइंट ये है सर। डेवलपमेंट का मतलब ये क्या है कि उसको सिर्फ एक विशेष वर्ग ही भोग पाएगा। जैसे ये मनुवादी करते हैं कि भैया फलाना अधिकार सिर्फ उनको है। यहाँ की यूरोप में किसी भी रोड पे, चाहे कोई सा हाईवे है, चाहे नेशनल वे है, कोई रोड है सर, उसके ऊपर ये बैन नहीं है। जबकि जो ये हरियाणा में भी नया रोड बना है, इसके तो मेरे पास में क्योंकि मैं वहां का हूँ, तो लोग बता देते हैं मेरे को, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ने अलाउड नहीं है। ये कौन सी डेवलपमेंट है जिसमें हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते? किसके लिए हुई फिर वो डेवलपमेंट? पॉइंट ये है सर। ठीक है, बात आपके। हाँ वीरेश जी, हाँ बोल दीजिए। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट सर ने कहा कि आतंकवादी घुस रहे हैं। अरे रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स आए मुसलमान सबसे ज्यादा, किसकी सरकार में है सर वो? तो सर मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि आप क्लेम करके बातें मत रखें। क्लेम करेंगे तो फिर आपको उसके काउंटर भी मिलेंगे। आप सिंपली अपनी बात रख दे जो रखनी है वो, ये क्लेम ना करें। चलो ठीक है वीरेश, वीरेश जी, आप अपने वीरेश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए।
हाँ, मैं सबमिशन कर रहा हूँ। दरअसल लाल सिंह जी के बिना हमारी डिबेट जो है ये मजा नहीं आ रहा था। लाल सिंह जी की तरफ से हमें कम से कम सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है प्रॉपर, हमें उनको साइलेंटली पोलाइटली सुनना चाहिए बहुत। और बड़ा अच्छा हुआ कि हाँ। आज इनकी तरफ से इनका व्यू हमें मिला है और हमें मेरा जवाब देने का मौका भी इनके मिलेगा। रेस्पेक्ट में कोई तो वो नहीं है, इनका जो रेस्पेक्ट पूरा दो है, बातें लेकिन कही बस है, बात अगर आएगी तो फिर बात तो हम भी उसमें फिर रखेंगे जरूर। ये नहीं कोई पॉइंट बात नहीं है। नहीं, फूल बीच कुमार बीच जी, फूल कुमार जी बात को कहने दो, किसी की भी बात आ मैं जाए, मैं जिनको मैं अपने कुछ और वादे। कह रहा हूँ फूल कुमार जी, मैं कुछ हाँ और कह रहा हूँ। मैं जी सर। ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा होता है जब ये आते हैं तो इनकी तरफ से हमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू में जवाब देने का मौका मिलता है। मैं वो जवाब इनको दे रहा हूँ जो जवाब मेरे पास है। वो जवाब एक तो ये है कि इन्होंने यूरोप में डेवलपमेंट की बात की है कि यूरोप में डेवलपमेंट इस तरह के कानूनों से, तो यूरोप में शायद इन्हें पता नहीं होगा कि नेचर रेस्टोरेशन का बिल बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, अभी अभी रिसेंटली पास हुआ है। और उन्होंने जो नेचर रेस्टोरेशन की बात करी है, उन्होंने जब नेचर को बर्बाद कर दिया तो दोबारा रेस्टोरेशन की नौबत आई। तो हम क्या उसी को रिपीट करें दोबारा से? वो डेवलपमेंट के नाम पे बर्बाद करके नेचर को फिर रेस्टोरेशन के लिए लड़ते घूमे, क्या ये करें? दूसरी बात जो हमारी आई है जो बलों में वो पट्टे की, इन्होंने पट्टे के लिए जमीन का कर दिया। अरे भाई, फॉरेस्ट की लैंड का आप यूज नहीं कर सकते बिजनेस पर्पज से, लेकिन पट्टे की जमीन का आप यूज कर सकेंगे। तो इसलिए आपने पट्टे जनता के हित में नहीं दिए, इंडिजिनियस के हित में नहीं दिए हैं। पट्टे आपने दिए हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि आप फॉरेस्ट वो जो है रूल्स वो लागू ना हो सके। तो ये दो चीजें मैं कहने चाह रहा अपनी तरफ से इनको जो सबमिशन। चलो चलो, हरलाल जी को लेता हूं मैं। हरलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सारी बहस के अंदर? हम कहाँ पहुंच रहे हैं? क्या फॉरेस्ट जो है ये कानून के अंदर जितना छूट हो रहा है, अब वोट पड़ेंगे अपने, जैसे संसद में आया, मान लो बहस हुई तो ठीक है, ये फटाफटी पास कर लेंगे तो हम एक पीआरएस साइट है उस पे, मैं जनरली उसको बाद में पढ़ता रहता हूँ, पीआरएस के नाम से, वो चक्षु जो है उसमें अच्छी स्टडी करता है, उसकी मुझे हेल्प मिलती रहती है। तो पीआरएस साइट पे पढ़ेंगे, फिर नहीं होगा तो वो कोई कमेंट आते हैं। तो हरलाल जी, आप ये बताइए कि वो सख्त कानून से ऐसे कौन सा आम आदमी को नुकसान था? सरकार को तो था, ये बात तो लाल सिंह जी ने बता दी, बंकर नहीं बन रहे थे और कुछ हो रहा था। आम आदमी को ऐसा कौन सा नुकसान था, और ये लिबरल होने से आम आदमी को कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? जैसे भूल कुमार जी की ट्रैक्टर की बात उठाई, और फॉरेस्ट के नाम से इंडिजियस पीपल का पट्टा है जो भूमाफिया लोग है वो लेकर के और कर लेंगे। तो उस तरीके से क्या बात सोचते हैं हम कि फॉरेस्ट बचना चाहिए, इसके लिए तो कड़े से कड़े कानून हो, ऐसा एनवायरमेंटल के लोग मानते हैं, और किसान भी इस बात को मानते हैं, आदिवासी भी मानते हैं, और व्यापारी और गवर्नमेंट के सिवाय सब मानते हैं। इसमें आप अपनी क्या बात कहेंगे? सर, आम आदमी को तो अपना सांस अच्छा आना चाहिए, इस पे सोचना पड़ेगा। और हम बहुत लिबरल हो गए तो ये सांस आने में दिक्कत कर देंगे। जंगलों की स्थिति ये है कि जैसा मैं सोचता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जंगलों के अंदर से आती हैं। तो पहले से ही इतना ज्यादा दोहन हो रहा है, जो रूल्स बने हुए हैं उसमें ही पुराने जमाने के जो सैंक्शंस हैं, पहले से जो फॉरेस्ट को जब अलॉट करने के पावर स्टेट गवर्नमेंट को हुआ करते थे 1980 से पहले के, उस समय के ही तो विनाश तो काफी हो चुका है। उस विनाश को उस स्टेज पे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं बनाया जाए, रखा जाए साहब। और ये जो करेंगे ना, अगर ज्यादा लिबरल कर दिया, थोड़ा सा मौका लगते ही तो लिबरल हो जाता है सर, तो ज्यादा लिबरल करते ही वो सांस लेने में दिक्कत आएगी। डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल, और सस्टेनेबिलिटी में न रह करके लोभ की व्यापार हो जाएंगे, और लोभी लोग जिनकी व्यापार की उनके धन इकट्ठा करने का कोई बड़ा पेट है साहब, उनका कोई बहुत बड़ा पेट है, पता ही नहीं है वो। तो मेरे पास में अब दो लोग, आम आदमी तो जिंदा ही तो रहना। हाँ बिल्कुल, आप मैं इसमें एक वो उड़ीसा का एक सांसद जुड़ा था, मैंने टीवी पे इसकी बहस सुनी थी, उसने यही कहा कि कोरोना में हमने ये सीखा कि फॉरेस्ट बचना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, लोग सिलेंडर लेके भागे थे, इसलिए आदमी को जिंदा रहना है तो फॉरेस्ट जरूरी है। मंजीत, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर रूपचंद जी अभी अभी जुड़े हैं,
रूपचंद जी, फॉरेस्ट बिल के 100 किलोमीटर में आपका गांव भी आ चुका है, इस बिल में आ चुका, आप भी करना स्टडी और थोड़े टेक्निकली कोई बात कह पाए तो मंजीत, कोई आप अपनी बात रखना पाए तो कह दो, हाँ, फिर सर, रूपचंद जी जम्मू से जुड़े मैंने हैं। मैसेज भी किया अभी कल। मैंने ज्यादा तो इस पे अभी सोचा नहीं क्योंकि मैं दूसरे काम में लगा हुआ था, मेरा विचार आप लोगों को सुनने का था। लेकिन कल मैंने एक खबर पढ़ी थी बीबीसी पे, उसमें ये आया था कि जो समुद्री जल है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो जो समुद्री जल है उसका तापमान सामान्य से काफी बढ़ गया है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये गंभीर खतरे का निशान है। इसका बढ़ना मतलब पूरी मानव जनजाति और जितने जीव जंतु है उन सबको भी खत्म कर सकता है समुद्री जल, चूंकि उसमें समुद्र में बहुत सारी हीट अब हम डाल रहे हैं और जो धरती से विकिरण वापस आती है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है उनकी वजह से पानी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो सब सिस्टम आपने बताया इतनी देर से कि पेड़ पौधे होने चाहिए और इन सब चीजों के नाम पे विकास नहीं होना चाहिए कि हम प्रकृति का पेड़ पौधों को काट के विकास करें, इसमें दो कॉन्सेप्ट मैं समझ पाता हूँ। मुझे नहीं पता उसका बीच का रास्ता, आप सब अनुभवी आदमी है, मैं तो सबसे छोटा हूँ, आप बताइए। मैं नॉर्थ ईस्ट में काफी घूमा हूँ, जिसमें जंगलों में भी मैं काफी रहा हूँ। ये बात ठीक है कि जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे विकास नहीं पहुंचा, वहाँ पे जनजीवन मुश्किल है। वहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं उठाने में समस्या उठानी पड़ती है। दूसरा, जहाँ पे विकास हो गया दिल्ली जैसे शहरों में, वहाँ पे विकास हो गया है, चीजें अवेलेबल है, सामान्य तौर पे जनजीवन आसान है। लेकिन जब इन दोनों लोगों को मैंने कंपेयर किया, जो दिल्ली में रह रहा है वो इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अस्थिर है, वो भाग दौड़ में है कि मैं एक प्लॉट खरीद लिया, 4 और खरीद लूं, इतनी प्रॉपर्टी बन गई, इतनी और बन जाए, ये गाड़ी आ गई, इससे बड़ी गाड़ी आ जाए, फलाना हो जाए, ढिंका हो जाए। वो हमने अपने आप को एक कंपटीशन में डाल दिया है उस सोसाइटी ने। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में आता हूँ, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे नालियाँ नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग मस्ती में जी रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कुछ लेना देना है ही नहीं, वो अपने समाज में है, मस्ती में जी रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, कपड़े हैं तो पहन लिए, नहीं है तो नहीं पहने। तो अब ये समझने की बात, ये दिक्कतें होंगी निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत सुलभ है, उनको दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है दिल्ली वालों की कंपेयर में, पर हैप्पीनेस इंडेक्स इनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने से बेहतर है। अब निश्चित तौर पे ये हमसे बेहतर खाते हैं, बेहतर हवा भी लेते हैं, दिल्ली वालों से तो बेहतर ही खाते हैं। अब सरकार कैसे नियम बनाए कि पेड़ पौधे भी बच जाए, इनका भी काम हो जाए और दिल्ली वालों का भी काम हो जाए। तो जब योजनाएं बनती है, जो बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, या जो भी पॉलिसी बन रही है सरकार के स्तर पे, वो एक विवेकपूर्ण तरीके से बनाई जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी सड़कें आए, यहाँ भी बेसिक चीजें आए, यहाँ पे अच्छे स्कूल आ जाए, यहाँ पे अच्छे स्कूल हॉस्पिटल अच्छे आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ जाए, तो इनका जीवन आसान हो जाए। क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो आदिवासी को कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 150 किलोमीटर दूर पहाड़ों में से या खराब रास्तों में से जाना पड़ता है, तो वो अपने आप में एक मुश्किल काम है। अब दिक्कत जब आती है जब सरकार में बैठे लोग कॉरपोरेट के साथ मिलकर इन चीजों को अविवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, और जो समुद्री जल का तापमान जो बढ़ रहा है, उनमें जो हम अपशिष्ट हर साल डाल रहे हैं दुनिया भर के, उससे समुद्री जीवों को तो नुकसान हो रहा है, पूरे वातावरण को नुकसान हो चलो रहा है। हरलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरलाल जी आप कुछ 2 मिनट में बात रखिए, फिर रूपचंद जी को ले लेता हूँ, डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, कोई 2-5 मिनट होगी। हाँ हरलाल जी कह दीजिए आप बात। अभी जो बात चल रही थी ना, उसका इलाज रखा हुआ है इसमें, फॉरेस्ट के जो कठोर नियम है उनमें भी इलाज रखा हुआ है कि किसी वजह से पेड़ काटना पड़े जंगल में से, या जंगल की जमीन किसी वजह से देनी पड़ जाए, तो उसके लिए व्यवस्था है उसमें कि अल्टरनेटिव जमीनें जहां पर उपलब्ध हैं वो फॉरेस्ट को दे दें, या पेड़ जहां भी संभव हो लगाया जाना, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड ना हो, तो इस तरह से किया जा सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी और डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और फॉरेस्ट भी एरिया 5 गुना पेड़ लगाने का कंसेप्ट उसमें पहले में था। हाँ रूपचंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? लेट आए आप इसमें, फॉरेस्ट बिल के अंदर 100 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये बात आई। और कुछ मैं लेट आया हूँ, मैंने कुछ नहीं कहना है।
ठीक है, तो अपना एक्ट मैंने आया कुछ- है अभी मैंने कुछ नहीं कहा। संसद। हाँ ठीक है, संसद में एक्ट आया पूरा है। एक लाइन हाँ सुन लाल लो। सिंह जी, लाल सिंह जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फॉरेस्ट के हैं, किसान हैं, गांव के हैं। हमारा पूरा पैनल ये चाहता है कि फॉरेस्ट कैसे बचे। मंजीत ने जैसे सवाल किया कि हम विकास भी करें, और उसमें प्रोविजन भी इस तरीके से है। क्या इस रिलैक्सेशन से, क्या इस छूट देने से कहीं ऐसा तो नहीं है? पहले एक गड़बड़ थी, फॉरेस्ट वाले लोग और पुलिस वाले भ्रष्टाचार के मार्फत तो 5, 19, 20 करते थे। अब कॉरपोरेट को पैसे देकर के ये खुली छूट देना क्या ठीक रहेगा, या वो पुराना आप सोचते हो उसमें आप कौन से कोई अन्याय तो कोई नहीं होता, कानून तो था पहले भी, डंका ही था। तो इतना कौन सी ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हम उसको बिल्कुल ही लिबरल करके और इस तरह से कर दें? ये बात कहां तक उचित मानते हैं? क्योंकि आप फॉरेस्ट से जुड़े हुए हो। हम चाहेंगे कि आप फॉरेस्ट के झंडे को लेकर के पर्यावरण बचाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सारा तापक्रम नहीं बचे समुद्र का, उसके लिए, सारी बातों के लिए करें। और जो भी इसमें लेकुनाज हैं को क्यों नहीं हम गांव को इन्वॉल्व कर दें? इस बात पे अपनी लास्ट टिप्पणी कर दें। अब टाइम ओवर हो रहा अपना। माइक खोलिए, माइक खुला नहीं है आपका। देखिए, कोई बिंदु जो डिस्कशन का है उसको सीधे के सीधे ले जाना बहुत जरूरी है। आपका उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य था कि पेड़ों को बचाना है, तो कंजर्वेशन एक्ट 80 लाई, और कंजर्वेशन एक्ट 80 से पेड़ भी बचे और जमीन भी बची। फिर उद्देश्य आया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काम चल नहीं रहा है, 140 करोड़ हमने पैदा कर लिए हैं, इनको खाना मिल नहीं रहा है, इनको सामान मिल नहीं रहा है, इनको कपड़े मिल नहीं रहे। फिर टेक्निक के हिसाब से आईटी आ गई। अब उनको आईटी को डेवलपमेंट करना है, उनको रोजगार देना है। 80 करोड़ में से कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं गांव मुझे लग रहा है 2 से लड़के तो होंगे। कहाँ रोजगार दोगे उनको? जो आदमी जिम्मेदारी में होता है वो समझता है चीजों को, और जो आदमी जिम्मेदारी में नहीं होता है उसे तो यही लगता है कि साहब यहाँ गर्म हो गया, यहाँ ठंडा हो गया। मुझे ये बताइए कि आदिवासी लड़के को अगर दवाई ना मिलेगी या आदिवासी लड़के को पानी नहीं मिलेगा शुद्ध नल से, तो वो आदमी कितने जिएगा? कहने को तो हम बढ़िया कहते हैं कि साहब उनका बड़ा भारी अच्छा जो है वो का नाम है हैप्पीनेस कंडक्ट वो हो जाएगा, लेकिन कितना जिएगा मुझे बता दिए। वहां भी लाइट चाहिए। आप तो अपने लाइट में, एसी में बड़े आराम से बैठ रहे हो। यूरोप तो पिछले 100 साल से बैठ रहा है, और हमारे ऊपर थोप दिया कि साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। जब हमारा नंबर आया है डेवलपमेंट का तो आप कहते हो किसे नहीं होने देंगे। तो बात ये है, चलो ठीक है, बात आ गई। कुल मिला के विकास के नाम पे पेड़ काटे, आपका व्यू पॉइंट आ गया। एक लाइन रह गई है मेरी। विकास का कोई व्यू नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ पेड़ बचे रहें, लेकिन पेड़ बचे रहें, आदमी तो ह्यूमैनिटी में पहले आदमी बचना चाहिए कि पेड़? पहले आदमी बचना चाहिए ना। 140 करोड़ को कहां से दोगे कपड़े? चलो ठीक है, मैं इस लाइन पे उनको कंपनी भी खोलनी पड़ेगी, उनको रोड भी ठीक है लाल सिंह जी, मैं हाँ, बात आ गई आपकी वैसी। मैं रूपचंद जी, एक लाइन पे एक प्रतिक्रिया चाह रहा हूं आपसे। पेड़ से आदमी पहले बचना चाहिए कि पेड़ बचना चाहिए? बहुत बड़ा विवाद है ये। पेड़ बचेगा तो आदमी बचेगा, या आदमी बचेगा तो पेड़ बचेगा? इसके ये बड़ा एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया हमारे सामने। ये एक ही लाइन में या दो, एक मिनट में आप अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। पेड़ पहले बचे। हाँ, फ्रांस के बायोकेमिस्ट ने एक बॉडी का एनालिसिस किया हुआ है, कहो तो मैं बता देता हूँ 2 मिनट में आपको। हाँ, बता दीजिए कि अगर 100 किलो की बॉडी है, 100 किलो की, तो उसमें 63 किलो जो है वो होती है ऑक्सीजन, 63 kg, और कार्बन होता है 19 kg, हाइड्रोजन होती है 9 kg, नाइट्रोजन होती है 5 kg, कैल्शियम होता है 1 किलो, और बाकी आगे जो है वो उससे छोटे फास्फोरस होगा 700 ग्राम, और दूसरा जो है अपना ये आ गया सल्फर होगा 640 ग्राम, सोडियम आ गया 260 ग्राम,
पोटाशियम आ गया 220 ग्राम, क्लोरीन आ गया 180 ग्राम, और मैग्नीज आ गया 40 ग्राम, और आयरन आ गया 3 ग्राम, और बाकी आयोडीन आ गया 0.03 ग्राम। 63 kg ऑक्सीजन है 100 किलो के आदमी। अब ऑक्सीजन की नेचर ने जो इंडस्ट्री लगाई है वो तो प्लांट है भाई। अब जहां सोच लो कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है मोबाइल वगैरह से नहीं, तो वो तो ऑक्सीजन से है, और ऑक्सीजन की बॉडी का 63% कंपोजिशन है। अब आप खुद फैसला करो कि चलो ठीक है, बात आ गई। कोई विशेष बात किसी की रह गई हो जो रूपचंद जी के व्यू पॉइंट से या कोई में के पेड़ बचे, ये आज का पैनल जो है फाइनल करके उठ रहा है। कोई बात किसी की पेंडिंग रह गई हो, ठाकर साहब वगैरह जो भी जुड़े हुए हैं, कोई लाइन कह सकते हो किसी का? हाँ, कौन? नरवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखो जी, इंसान भी बचना चाहिए और पेड़ पौधे भी बचने चाहिए। जब एक तरफ हम अपने भी समाज में कहते हैं कि सारी जातियां, सारा समाज, सारे धर्म होने चाहिए, तो ऐसे इस प्रकृति को सुंदर रखने के लिए इसमें इंसान की भी जरूरत है और पेड़ पौधों की भी जरूरत है। और जिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि आज आप देखिए कि भाई हम कहते तो है कि इंसान सबसे बुद्धिमान है, बट आप देखिए कि चलो थोड़ा सा विषय भटक रहा है, मेघालय जैसी जगह पे आज क्या हो रहा है, मतलब हमारी इंसानियत भी जिंदा नहीं है। हम अपने नैतिक मूल्यों को आज भूल गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अगर नैतिक मूल्य आ जाए तो फिर हमें विकास भी चाहिए, और विकास के साथ साथ फिर हमारे को अपने जंगल जल जीवन भी चाहिए। हमें सारी चीजें चाहिए। मैं मंजीत जी के बात से बड़ा सहमत हुआ हूं कि इन्होंने मतलब गांव भी देखे और शहर भी देखे, और जिस तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमें जरूरत है हर चीज को संजो के अपने साथ ले जाने की जरूरत है। हमें विकास भी चाहिए और हमें दूसरी चीजें भी चाहिए। बस इतना ही कहना था जी। चलो, हमारा टाइम ओवर हो रहा है। मंजीत भाई, आपकी टीम वन लगाने के लिए लगी हुई है, बहुत बढ़िया है। पेड़ लगा रहे हो, लेकिन इस कानून को भी पढ़ लो, उस सबको, आपकी टीम को भी बता दो, आप भी पढ़ो। ये कानून आया है आप तक, मैंने अभी तक तो आधा अधूरा मैंने पढ़ा इसको। संसद में कल क्या उस पे होता है, कितना डिस्कशन होता है। डिस्कशन होगा तो बीच में आपको शेयर करूंगा, नहीं होगा तो वो जैसा भी होगा और यूट्यूब पे इन पे पढ़ेंगे करेंगे। धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगले संडे को। ओके सर, ओके, थैंक यू, नमस्कार।